और मॉडर्न हिस्ट्री में हमें कई तरह के फेजेस के बारे में स्टडी करना होता है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से लेकर कहाँ तक आपकी होती है, तो देखिए 1885 में 1885 में, ठीक है, जब कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, बेसिकली 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। और यहाँ से लेकर, ठीक है, जो आपकी आजादी यानी कि 1947 माउंटबेटन प्लान के आने के तुरंत बाद, ठीक है, आप ये मान के चलो कि जब कैबिनेट मिशन प्लान, माउंटबेटन प्लान ये सब आ जाते हैं फाइनली, जब आपके संविधान के बारे में बता दिया जाता है कि हाँ भाई अब जो है संविधान बनना चाहिए, है ना। तो जब उसका पूरा कार्यक्रम शुरू हो जाता है, आप जानते हो 1946 से ही सब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। और फाइनली 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगने के बाद हमारा जो संविधान है वो तैयार हो जाता है, और 1950 से वो लागू भी कर दिया जाता है। लेकिन आजादी तो हमें पहले ही मिल गई थी, है ना? आजादी तो हमें पहले ही मिल गई थी। संविधान सभा का गठन तो 1946 में एक तरह से बोला गया है कि आप लोग करिए, लेकिन हम लोग इतने खुद कैपेबल थे कि हमने 1947 से पहले आजादी ले ली, और आजादी लेने के बाद हमने अपना संविधान बनाया है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। 1947 के बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिन जोड़े जाएंगे, जाके जो आप जानते हो भाई 26 नवंबर 1949 को पार्शियली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो अप्लाई कर दिया जाता है। लेकिन 26 जो जनवरी है कि 1950 की, जो है पूरी तरह से संविधान जो है वो भारत में लागू कर दिया जाता है। एक बहुत बड़ा फेज रहा मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। तो इन शॉर्ट जो आप ये पॉलिटी पढ़ते हो, जिसको एक्चुअली में आप क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसको आप कहते हैं, उसकी जो नींव है, उसकी जो रूट्स हैं, वो कहाँ से डेवलप हो रही हैं, वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही डेवलप हो रही है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, जो मॉडरेटर्स हैं, ठीक है, जो गांधीयन पीरियड है, जब ये सारी की सारे आप मूवमेंट्स पढ़ते हैं, है ना, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ठीक है, आपका असहयोग आंदोलन है, बहुत तरह के आंदोलन आपको पढ़ने हैं, तो जाके फाइनली हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर पाएंगे। और इवन यहाँ पर ही लास्ट में हम लोगों को मिलेंगे कुछ प्लान्स हमें मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपको याद होगा पॉलिटी हम लोगों ने कभी किसी जमाने में शुरू करी थी, वहां पर मैंने आपको कई तरह के एक्ट बताए थे, चार्टर एक्ट हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, काउंसिल एक्ट हो गए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें एक बार फिर से बात करी जाएंगी मॉडर्न हिस्ट्री में, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए कि अगर मोरले मिंटो रिफॉर्म्स आए तो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स क्या होते थे, है ना। या फिर मान के चलिए मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के अलावा जो और बहुत सारे रिफॉर्म्स वगैरह आए उनका क्या मतलब था। ये सारी की सारी चीजें आपको जाननी है। भी आप पॉलिटी भी से जो पॉलिटी का बेस है वो समझ पाएंगे। तो जो ये 1885 से 1947 तक का जो आप पीरियड देख रहे हो, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा पीरियड मॉडर्न हिस्ट्री का पीरियड है। और इसको हमने डिवाइड करा है कुछ सेक्शंस में, ताकि हमें आसानी हो जाए पढ़ने में। यानी कि जब आप इस पीरियड को तोड़ के पढ़ोगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आखिरकार हम लोग कैसे कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, सबसे पहला जो आप देख रहे हैं फेज, वो ऑफ कोर्स 1885 से शुरू होता है, और 1885 में ही स्थापना होती है, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट होता है इसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, एनसी का। ताकि उस समय पे इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका नाम नहीं हुआ करता था, वो हम आपको बताएंगे कि क्या है, ठीक है, उस समय पे। बट अभी के लिए आप ये समझिए कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक तरह से स्थापना हो चुकी है, और अब ये काम पूरा का पूरा शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब ये कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, तो 1885 से लेकर, ध्यान रखना, 1885 से लेकर 1905 तक का जो पीरियड है भारत के इतिहास में, ये पूरा का पूरा जो है ये कहा जाता है फेज वन। क्या बोलते हैं हम, इसे हम बोलते हैं फेज वन, यानी कि पहला फेज है। और ये वो फेज है जिसमें आपको वो नेता मिलेंगे जो बहुत ज्यादा उग्र स्वभाव के बिल्कुल भी नहीं है ना। जैसे मान के चलिए फिरोज शाह मेहता हैं, बदरुद्दीन तैयब जी हैं, है ना। इसके अलावा व्योमेश चंद्र बैनर्जी हैं, जॉर्ज यूले हैं, वेंडरबर्न हैं, है ना। इसके अलावा डेविड बिस्टी हैं, इसके अलावा एओ ह्यूम्स हैं, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम्स, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। तो कई तरह के नेता आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे, ठीक है? उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बिकॉज आप ये मान के चलें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्टैब्लिशमेंट है, वहां जब ये हो जाती है तो हर साल जो है इनके कोई ना कोई अधिवेशन होंगे। तो अधिवेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया, है ना। ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले जो राष्ट्रगान है उसे एडॉप्ट किया गया। ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में, ठीक है, सबसे पहले जो मुस्लिम वो नाम है एक्सट्रीमिस्ट हैं और जो मॉडरेटर्स हैं, यानी कि जो नरम पंथी और गर्म पंथी हैं, वो अलग हो गए, है ना।
कांग्रेस के किस अधिवेशन की स्थापना सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष ने करी? बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात ये होगी यहाँ पर कि जो फेज 1 आप देख रहे हैं, इसे क्या कहा जाएगा? इसका एक नाम है। तो फेज 1 है ना, इस फेज 1 को हम क्या बोल सकते हैं दूसरे टर्म्स में? इन्हें कहा जाता है मॉडरेटर्स, ठीक है। इन्हें कहा जाता है मॉडरेटर्स। मॉडरेटर्स का मतलब क्या होता है? जो नरमपंथी होते हैं, ठीक है। जो नरमपंथी होते हैं उन्हें कहा जाता है मॉडरेटर्स, राइट। बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद देखिए क्या होता है, अगला जो फेज है वो कांग्रेस का शुरू होता है। अच्छा, ये 1905 तक ही क्यों गया? कोई बता सकता है इसका रीजन 1905 पे क्यों है? यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मॉडरेटर्स का जो फेज है, नरमपंथी का जो फेज है, वो 1905 पे ही जाके क्यों रुकता है? आगे क्यों नहीं चला जाता? कि यहाँ पर हो रही है एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना, जिसे कहते हैं बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन। कि बंगाल का विभाजन हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। अब बंगाल का लॉर्ड कर्जन करवा रहे हैं 1905 में, और 1911 तक बंगाल जो है वो विभाजित ही रहेगा जब तक दिल्ली दरबार नहीं लगेगा, और जो जेम्स फिफ्थ हैं और क्वीन मैरी हैं जब तक वो इंडिया में नहीं आएंगे और इस बात को अनाउंस नहीं करते कि बंगाल का विभाजन रद्द किया जाता है और भारत की राजधानी कलकत्ता से शिफ्ट की जाती है नई दिल्ली में। और फिर आप जानते हैं 1912 से दिल्ली ही आज डेट भारत की राजधानी बनी हुई है। यही मेन रीजन है कि 1905 को हमने पहले फेज में रखा है, ठीक है। अगला जो फेज है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो आपका शुरू होता है 1905 से, ठीक है। ये चलता है 1917 तक। 1905 से लेके 1917 तक का जो आप टाइम पीरियड देख रहे हैं, ये जो 13 साल आपको दिख रहे हैं, पूरे के पूरे 13 साल ये दूसरा फेज है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कह लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस तो पूरा रहेगी, कांग्रेस तो आज डेट तक एग्जिस्ट करती है ना। तो ये है आपका फेज 2, और इस फेज 2 का ही दूसरा नाम क्या होता है? क्योंकि मॉडरेटर्स जो हैं वो अंग्रेजों को भगाने में पूरी तरह से फेल हुए हैं, ये सारे के सारे जो लोग थे ये पूरी तरह से फेल हुए, इसीलिए फेज 2 आना शुरू होता है। यानी कि ये वो टाइम पीरियड है जिसमें ऐसे लोग नेतृत्व करेंगे भारत की संविधान का जो संग्राम हो रहा है, या कह लीजिए भारत का जो एक स्वतंत्रता संग्राम हो रहा है, उसको ऐसे लोग लीड करेंगे जो अंग्रेजों से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, है ना। वो ये नहीं समझते हैं कि अंग्रेजों की हमेशा शामतें करी जाएं और तब जाके हमारी मांगे पूरी हों, चल बल्कि ये लोग ऐसे हैं, इनको ये लगता है कि अगर अंग्रेजों को भगाना है तो ऑब्वियस सी बात है, इनके अगेंस्ट षड्यंत्र हैं वो रचे जाएं और इनके खिलाफ जो है उग्र जो कार्यवाहियां हैं वो करी जाएं ताकि ये लोग भागें। इसीलिए नाम दे दिया गया इस फेज को एक्सट्रीमिस्ट्स का, ठीक है। तो ये जो आप फेज देख रहे हो ना, इसे क्या बोला जाता है? इसे कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज, ठीक है। तो ये दूसरा फेज है जिसमें हिंदी में अगर हम इसे कहें तो इसे कहा जाएगा गरम बंदी, ठीक है। एक हो गया नरम बंदी और एक हो गया गरम बंदी। तो ये हो गया भाई दूसरा वाला फेज आपका। तो दूसरी बात ये आती है कि 1917 ही हमने यहाँ पे क्यों लिया, है ना। ये फेज 1917 ही हमने क्यों लिया, सोचिए। और अभी तक मैं आपको बता दूं, ना तो पहले फेज में गांधी जी हैं, ना तो दूसरे फेज में कहीं पर भी गांधी जी हैं। गांधी जी अभी तक आए ही नहीं हैं। हालांकि 1915 में मैं आपको पढ़ाऊंगा, 1915 में गांधी जी पूरी तरह से साउथ अफ्रीका से मतलब परमानेंटली इंडिया लौट कर आ जाते हैं, भी आप ध्यान रखेंगे। और इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं, जिस दिन ये लौटे थे, मैं आपको सारी की सारी बातें बताऊंगा, अभी उसी दिन हम लोग मनाते हैं एनआरआई डे। यानी कि भारत में जो एनआरआई डे मनाया जाता है, नेशनल एनआरआई डे, उसी दिन मनाते हैं जब गांधी जी पूरी तरह से साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे, ठीक है। वो कब होता है, क्या हुआ, कौन सा स्टेशन से गांधी जी को बाहर फेंका गया, बहुत तरह की चीजें होती हैं, वो हम सब पढ़ेंगे। लेकिन 1915 में गांधी जी आ तो गए हैं, है ना, गांधी जी आ तो गए हैं, लेकिन इनके जो पॉलिटिकल गुरु होते हैं जिन्हें कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले, एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे अंदर में क्वेश्चंस बनते हैं। हो सकता है कि इस पूरे मतलब मॉडर्न हिस्ट्री को चलने में शायद आपको 90 से ऊपर दिन लग जाए, है ना। मतलब जैसा हिसाब से हम लोग करेंगे तो उसके लिए आपसे कोई अलग से चार्ज नहीं लिया जाएगा, आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। भले 75 डेज आपके कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करिए तो मुझे कंप्लीट करके ही दम लेंगे। लेकिन हाँ, फिर ये भी ध्यान रखिएगा, फिर बच्चे आए, अब जैसे आप देखो, सबको पता था आज मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करनी है, 9:21 हो रहा है, सिर्फ 3 लोग हो आप लोग, और आप 3 आते ही हो, खैर ठीक है ना। आते तो और भी लोग हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आए। तो वही है, खराब उसी चीज का लगता है कि मतलब
आप लोग खुद बताओ, मतलब मैं खराब पढ़ाता हूँ, इतना खराब पढ़ाता हूँ कि बच्चे आते नहीं। क्या रीजन है? सर सब बिजी हो रखे होंगे ना, परसों फेस्टिवल है इसलिए। मैम क्या ही करें, चलिए कोई नहीं। हाँ जी, हम लोग इसकी बात कर रहे थे कि 1915 में जो साउथ अफ्रीका से गांधी जी लौट आते हैं, लेकिन अभी भी गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को मना करा है कि अभी आप एकदम से चेहरा नहीं बनेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का, बल्कि ऑब्जर्व करिए भारत में किस तरह की चुनौतियां हैं, है ना, किस तरह की चुनौतियां हैं अंग्रेजों के लिए और भारतीयों के लिए, उनको भगाने के लिए, है ना। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, एक थीम जो है, पहले आप उसको ऑब्जर्व करिए और उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। यही रीजन है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने, क्योंकि एडवाइस गांधी जी को दी है, इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले को बोला जाता है गांधी जी का राजनीतिक गुरु। ठीक है, राजनीतिक गुरु बोलते हैं गांधी जी को, सॉरी गोपाल कृष्ण गोखले को। किसका? गांधी जी का। गांधी जी के कुछ बेटे भी हैं, उनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। गांधी जी के एक दत्त पुत्र हैं, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, गांधीयन फेस पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, और राजनीतिक गुरु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलिटिकल गुरु। तो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोपाल गोखले। कृष्ण। ताकि इन सभी बातों का फिर से जिक्र होगा जब हम अच्छे से एकदम लीड कर रहे होंगे। अभी तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हुआ कि 1915 में जब गांधी जी आ जाते हैं, तो 1916 और 1917 तक का जो टाइम पीरियड है, ये भारत में सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। लेकिन 1917 में वो पहली बार ऐसा मौका होगा जब गांधी जी किसी आंदोलन को लीड करेंगे। हालांकि पूरी तरह से तो 1919 में शुरू होता है, लेकिन आप 1917 मान के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि जो खेड़ा सत्याग्रह है ना, जो अहमदाबाद मिल जो वो हुआ था, आंदोलन हुआ था, ये सारे के सारे जो है ये शुरू हो चुके हैं। इसलिए 1917 को हम मानते हैं फेज। चंपारण सत्याग्रह भी चला था ना, जो चंपारण का था सर, हाँ 1967 बिल्कुल बिल्कुल में। बिल्कुल, सारे वही सत्याग्रह। चंपारण है, खेड़ा है, अहमदाबाद मिल जो है वो वाला है, तो ये सारे के सारे 1917 से शुरू हो जाते हैं। इसीलिए गांधी, ये सेकंड जो फेज है वो 1917 पे एंड होता है। और इसके बाद अब आप पढ़ोगे गांधी जी के साथ तीसरा फेज, इसको हम बोलते हैं थर्ड फेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। थर्ड फेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। और ये जो आप देख रहे हो, ये कब से कब तक चलेगा? 1917 से लेकर जब तक गांधी जी भारत को आजादी नहीं दिला देते, यानी कि 1947 तक। और इसे हम बोलते हैं दूसरे शब्दों में गांधीयन एरा। ठीक है, ये है आपका गांधीयन एरा। यानी कि गांधी जी जो है वो पूरी तरह से लगभग जितने भी आंदोलन हैं उनको लीड कर रहे हैं। हालांकि सारे के सारे यही लीड कर रहे हैं ऐसा नहीं है। अब आप देखो, जैसे काकोरी कांड हुआ, है ना, या फिर आप मान के चलो जो चौरी चौरा कांड हुआ, ठीक है, जो कानपुर असेंबली पे या दिल्ली असेंबली पे बॉम्ब फेंके गए, ये सारे के सारे जो है ये गांधी जी ने नहीं करवाए। वो तो अलग बात है कि इस टाइम पीरियड पे बहुत सारे कुछ अलग भी एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं। जैसे आप देखो, ये आपके भगत सिंह जी हो गए, ठीक है, राजगुरु हो गए, ये सब क्या है, ये सब अपना अलग से ही लीड कर रहे हैं, है ना। लेकिन गांधी जी के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, बट इनकी भी एक लीडरशिप जो है वो अलग से दिखाई देती है। इसलिए आज आप भगत सिंह का नाम सुनते हैं, है ना, सुखदेव का नाम सुनते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप ध्यान रखें। चलिए, एक मिनट बस वेट करेंगे। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है, अपने मॉडर्न हिस्ट्री की। और यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? फेजेस के बारे में सब कुछ समझ गए? इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरा का पूरा चलेगा 1885 से लेके 1947 तक, तो आपको देखनी है कांग्रेस, और वो तो आज भी चल रही है। सोनिया गांधी जो है वो इंटरिम बनी हुई है अभी भी प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की। हालांकि इससे पहले 2 साल के राहुल गांधी भी बने थे, उससे पहले तक भी सोनिया गांधी थी। ठीक है, उससे पहले फिर याद नहीं कर रहे हैं आप। तो डालेंगे फेज 1। ठीक है, बहुत ध्यान से लिखिएगा। अच्छा मुझे ये बताइए, आप सब हिंदी वाले हैं या इंग्लिश वाले हैं? ये बताइए सर प्लीज। हिंदी। हिंदी में लिखूंगा फिर मैं इंग्लिश में ना ही लिखूं चलेगा, है ना। कुछ जो टेक्निकल टर्म्स होंगे वो भले मैं इंग्लिश में आपको बता दूंगा, ठीक है सर। बाकी हम लोग हिंदी में ही करते हैं। ठीक है, चलिए।
तो फेज 1 कब से कब तक है? 1885 से हम इसे शुरू करेंगे और हम कहां तक जाएंगे? 1905 तक, जब तक हम बंगाल में विभाजन नहीं करवा देते। ठीक है, ठीक है, हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि आईएनसी। मैं कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, आप समझ जाइएगा आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट या फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि बड़े बड़े पॉइंट्स लिखना कहीं ना कहीं गलत होता है, शॉर्ट नोट्स बनाना ज्यादा अच्छा रहता है। हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे, जहां पर जरूरत होगी वहां पर बड़े बड़े पॉइंट्स भी लिखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, लेकिन कुछ जो थीम है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे अब मान के चलिए कि असहयोग आंदोलन है और चौरी चौरा कांड है, ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड है। चौरी चौरा कांड हो गया, इसी के बाद तो असहयोग जो आंदोलन है वो रद्द किया गया। ये सब जो चीजें हैं भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, ये असहयोग, ये सब आपस में रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और अगर ये रिलेटेड है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि थीम क्या चल रही थी, स्टोरी क्या चल रही थी। जो फैक्ट है वो तो मैं आपको ऑफ कोर्स लिखवाऊंगा, लेकिन थ्योरी याद रखेंगे तो कनेक्ट कर पाएंगे। थ्योरी भाई आपको नहीं लिखवाई जाएगी, ये आप ध्यान रखिए, सिर्फ फैक्ट लिखवाए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे समय, यानी कि कांग्रेस की स्थापना का समय क्या है, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गए आपके स्थापनाकार, यानी कि जो एस्टैब्लिशमेंट जिसने करी वो कौन थे। ठीक है, स्थापनाकार कौन थे कांग्रेस के। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि इसका प्राचीन नाम क्या था, है ना, प्राचीन नाम का मतलब ओल्ड नेम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये क्या था। तो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड जो है वो कब से कब तक है, याद रखेंगे। 28 दिसंबर को कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। पहला क्वेश्चन आपका, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, बहुत बार आया एग्जाम में, डेट पूछ लेते हैं एग्जाम को टफ बनाने के लिए। 28 दिसंबर 1885 याद रखेंगे। और इसकी स्थापना किसने करी, इसकी स्थापना करी है ए ओ ह्यूम्स ने। ठीक है, ए ओ ह्यूम्स, इनका पूरा नाम पूछा जाएगा आपसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि इनको भी हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, ए ओ ह्यूम्स को पूरा अलग से पढ़ना हमें जरूरी है। अभी के लिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एलन ऑक्टेवियम ह्यूम्स। ठीक है, जो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम्स हैं, ये आपको ध्यान रखना। हालांकि ये कौन है, तो ये ब्रिटेन के एक सेवानिवृत्त सिविल ऑफिसर हुआ करते हैं, जो इन्होंने स्थापना करी है। ठीक है, तो अब ये स्थापना, जो भी चीज है इनके बारे में वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्राचीन नाम अगर हम बात करें तो पहले जब ये स्थापना हुई है 1885 में, तो इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं था। ठीक है, उस समय नाम क्या हुआ करता था, याद रखेंगे, उस समय नाम था इसका इंडियन नेशनल यूनियन। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। यानी कि जब स्थापना हुई है ना कांग्रेस की, उसका नाम क्या था, इंडियन नेशनल, NATIONL, इंडियन नेशनल यूनियन कहा जाता था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, UNION। लेकिन इंडियन नेशनल यूनियन जो है वो बाद में चल के क्या बन जाएगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, वो कब होगी, क्या होगी, उसका सुनिए। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका नाम किसने बदलवाया, है ना, यानी कि जो नाम बदलवाया है वो किसने बदलवाया है, किसने कहा कि नहीं यार ये नाम नहीं होना चाहिए बल्कि एक दूसरा नाम होना चाहिए इसका। याद रखेंगे, इंडियन नेशनल यूनियन का अब नया नाम हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब से आप इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलेंगे। और ये कब से हुआ है, ध्यान रखेंगे, 1885 में तो बन गई, और महज 7 सालों के बाद यानी कि 1892 से, ध्यान रखेंगे, इंडियन नेशनल यूनियन नहीं बोला जाएगा, बल्कि 7 सालों के बाद से इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाएगा। और इसके पीछे हाथ किसका था, किसने ये काम करा, तो ध्यान रखेंगे, इन्हें कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि दादा भाई नौरोजी। तो लिख लीजिए दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी को ये श्रेय जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम को बदलवाने का। ठीक है, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, भारत के वयोवृद्ध पुरुष। ये भारत के क्या हैं, वयोवृद्ध पुरुष हैं, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है। ठीक है, लिख लीजिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कई बार आ जाता है, क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक आपके सामने रखे हैं ये सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए ही आए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री। थोड़ी सी हो सकता है बीच में आपको बोरियत सी फील होने लगे, लेकिन देखिए मजबूरी है आपकी, करना तो पड़ेगा। ठीक है,
पर पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, झूठ नहीं बोलना चाहता आपसे, अगर बच्चों का रिस्पॉन्स ठीक होगा तभी हम मॉडर्न हिस्ट्री आगे तक लेके जाएंगे, ठीक है? वरना मेन जो है मैथ्स तो मैं आपको बोलूंगा, भले एक बच्चा होगा तो उसको भी मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, कंप्लीट नहीं हो जाती, बट मॉडर्न हिस्ट्री क्योंकि आप लोगों ने डिमांड करी है तब मैंने शुरू करी, ठीक है? बट हाँ ये जरूर है, एक बार पढ़ लोगे, समझ जाओगे तो आगे चल के किसी को समझा भी पाओगे, नोट्स अगर बने होंगे आपके, और आपके एग्जाम अभी जैसे लेट अगर होता है, मान के चलो नेक्स्ट ईयर जाता है, तो अभी हिस्ट्री से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, 20 में से मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट आने ही चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री से। अब लेकिन मजबूरी है आपकी कि पढ़ना तो पड़ेगा, बहुत वास्ट है सिलेबस। चलिए, ये हो गया, नाम बदलवाया किसने? इन्होंने। अब आप ध्यान से यहाँ पर देखिए तो चेंज क्या हुआ है भाई, पहले था इंडियन नेशनल यूनियन और अब है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो चेंज क्या हुआ? यूनियन शब्द हटके क्या बना? कांग्रेस। क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से शब्द को जो है वो बदला गया था, याद रखेंगे शब्द कौन सा बदला गया है? यूनियन, और यूनियन को बदल के क्या रख दिया गया? कांग्रेस रख दिया गया। अब क्वेश्चन ये होता है कि आखिरकार कांग्रेस क्यों रखा गया? तो कांग्रेस जो है ना, इसका एक मतलब होता है, जैसे अगर हम बात करें तो कांग्रेस का मतलब होता है यहाँ पे पीपल ऑफ एलीट क्लास, जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो एक शक्तिशाली लोग होते हैं, उनको बोला जाता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रुप ऑफ एलीट, एलीट एंड जो आप डेलीगेट पीपल होते हैं उनको बोलते हैं डेलीगेट पीपल, ये कांग्रेस का मतलब है। यानी कि ऐसे लोग जो एलीट हैं, एलीट का मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े लोग हैं, एक अच्छे स्टैंडर्ड वाले हैं, एलीट क्लास के लोग हैं। और डेलीकेट, डेलीकेट का मतलब क्या हो गया? जो शक्तिशाली लोग हैं, जो डेलीकेट्स हैं। यानी कि जैसे अगर हम बात करें भारत के जितने भी एम्बेसडर आप देखते हैं दूसरे दूसरे देशों में, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे भूटान में है रुचिका कंबोज, तो रुचिरा कंबोज हैं, ये क्या है? ये भारत की डेलीगेट है भूटान के अंदर, और डेलीगेट है मतलब भारत को रिप्रेजेंट कर रही है जाके भूटान में। ये क्या हुई? ये शक्तिशाली हुई, ये रिप्रेजेंटेटर भी बोला जाता है इनको। ये कांग्रेस का मतलब है, ठीक है? शक्तिशाली लोगों का समूह कह लीजिए। और ये क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश पीसीएस में, ये क्वेश्चन आया था, कांग्रेस का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ डेलीगेट पीपल, शक्तिशाली लोगों का समूह। आप इतना भी याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। चलिए, तो हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय भारत में जो गवर्नर जनरल हैं वो कौन हुआ करते थे, या भारत में जो वायसराय थे वो कौन हुआ करते थे, जानते हैं? जो भारत में वायसराय या फिर गवर्नर जनरल, हालांकि मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा कि कब कौन सा जो नाम है वो चेंज होता है, कब वो वायसराय होते हैं, कब वो गवर्नर जनरल बंगाल के होते हैं, कब वो पूरे भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं, सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है? तो वायसराय और गवर्नर जनरल जिनके टाइम पे कांग्रेस बनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड रिपन, याद रखेंगे, लॉर्ड डफरिन, DUFFRIN। याद रखो, कांग्रेस को बनाने वाले लोग डफर थे, ऐसे याद कर लो, ठीक है? ये नहीं मतलब कुछ नॉट, बट ये लॉर्ड डफरिन के टाइम पे बनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? हिंदी में से बोलेंगे लॉर्ड डफरिन, ऐसे लिखना, डफरिन, ठीक है? लॉर्ड डफरिन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्या है ना कि कुछ बातें कही गई हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कुछ स्लोगन्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है? वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके सामने, इसको हटा दूं मैं? यस यस सर। लिख लिया ना सबने? ओके, यस सर। चलिए। अब देखो कुछ कथन हैं जो स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, जैसे पहला, जो कांग्रेस है, कांग्रेस वो डफरिन के मस्तिष्क की उपज है, एक स्टेटमेंट आया, कांग्रेस डफरिन के मस्तिष्क की उपज है, ये स्टेटमेंट आया। आपसे पूछेगा कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है, ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है ना? तो डफरिन के मस्तिष्क की अगर उपज है, अगर ये बात आती है तो ये आप क्या बोलोगे कि कांग्रेस के बारे में ये बात बोली गई है कि जो कांग्रेस है वो डफरिन के मस्तिष्क की उपज है, ठीक है? और इसके अलावा और भी बहुत सारे स्लोगन है जो हमें याद रखने हैं, ठीक है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये स्लोगन, और ये ऐसे के ऐसे ही पूछ लेगा, समझ में आ रहा है आपको? ऐसे अब मैं आपको पढ़ाता हूँ, कुछ बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है? अब जैसे एक देखो, मैं बोलूं आप लिख लोगे? यस सर। कांग्रेस को
सेफ्टी वॉल बोला गया है। कांग्रेस को अंग्रेजों का सेफ्टी वॉल बोला है, ठीक है, अंग्रेजों का सेफ्टी वॉल। सेफ्टी वॉल क्या होता है, आपने देखा होगा जब कुकर में आप सीटी लगाते हो ना तो वॉल होता है, वो सेफ्टी वॉल भी तो होता है। अगर अंदर प्रेशर इतना ज्यादा बन गया कि फट जाए, इससे बेहतर है कि एक सुराग ऊपर हो जिससे वो सेफ्टी वॉल की तरह गैस आपकी बाहर निकल जाए। तो कांग्रेस को अंग्रेजों का सेफ्टी वॉल बोला गया। किसने बोला है ये आपसे पूछा जाएगा, या कांग्रेस डफरिन के मस्तिष्क की उपज है, किसने बोला आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा, ध्यान से सुनो। क्या हुआ है कि जब हम 1885 की बात कर रहे हैं तो इसके जस्ट पहले 1857 की एक महान क्रांति हो चुकी है मंगल पांडे के नेतृत्व में, आप जानते हैं इस बात को। और उसके भी 100 साल पहले प्लासी का युद्ध हो चुका है, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो चुकी है। एक बहुत बड़ा, आप कह लीजिए एक्सट्रीम लेवल पे युद्ध था, प्लासी का युद्ध बहुत फेमस है, ठीक है, भारत के इतिहास में प्लासी का युद्ध बहुत फेमस है। और 1857 की महान क्रांति तो हुई हुई है। इनफैक्ट हम 1857 की जो क्रांति है उसको भी पढ़ेंगे, मतलब मैं आपको थोड़ा सा मेडिवियल का हिस्सा भी साथ में पढ़ाऊंगा ताकि आप रिलेट कर पाए अच्छे से। क्या हो रहा है कि जब यहाँ पर ये इतनी बड़े लेवल पे जो भारतीय हैं वो प्रदर्शन करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं उनको डर लगता है। और 1857 के बाद आप तुरंत जानते हैं जो कंपनी है, कंपनी के रूल को समाप्त कर दिया गया, और कंपनी का रूल का पूरा जो प्रशासन है वो भारत के प्रशासन को किसने ले लिया अपने हाथों में, ब्रिटिश क्राउन में, है ना, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ के हाथ में चला गया पूरा का पूरा भारत का एडमिनिस्ट्रेशन। वो अलग बात है कि चाय के जो व्यापार हैं, है ना, चीन के साथ वो अभी भी कंपनी के पास हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी छीन लिए जाएंगे। तो ये वाली बात हो गई। तो क्या हो रहा है कि तो ब्रिटिश क्राउन को ये चीज समझ में आ चुकी है कि यार भारतीय जो हैं वो ऐसे तो मानने वाले नहीं है, कि वो कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी जगह पर मूवमेंट हुआ ही करते थे अंग्रेजों के खिलाफ पूरे भारतवर्ष में। ठीक है, तो क्या है, ब्रिटेन वालों ने ये बात सोची कि यार अब जो कांग्रेस में कुछ, सॉरी, भारत में जो कुछ लोग हैं वो पढ़े लिखे भी हैं, है ना, पढ़े लिखे लोगों में जैसे मैंने आपको बताया उमेश चंद्र बैनर्जी हैं जो सबसे पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे 1885 में। ठीक है, इसके अलावा जो है बदरुद्दीन तैयब जी हैं, इसके अलावा दादा भाई नौरोजी हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं, एनी बेसेंट है, बहुत सारे लोग हैं जो इस समय पे क्या है, काफी आप कह लीजिए एक्टिव हुआ करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे मान के चलो ये लोग हैं ब्रिटेन वाले, ब्रिटेन की संसद है या क्राउन है, और ये इतना बड़ा भारतवर्ष, उसमें चंद कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, आप कुछ इसको ऐसे समझो। ठीक है, बेहतर है ना कि ये बाकी का पूरा जो आपको व्हाइट सेक्शन दिख रहा है वो सारे के सारे लोग ऐसे हैं कि इनके ऊपर ही अनपढ़ हैं। अनपढ़ का मतलब इनके ऊपर आप बड़े आराम से शासन कर सकते हैं। लेकिन ये जो ब्लैक वाले आप देख रहे हो डॉट, ये सब क्या है, ये पढ़े लिखे लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्रीज हैं बहुत अच्छी अच्छी, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़े हुए हैं जाके, जैसे कैम्ब्रिज में पढ़े। अब मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा अरविंदो घोष के बारे में, मैं आपको एक्सट्रीमिस्ट का फेस पढ़ा रहा हूँ, जब लाल बाल पाल होते हैं 1905 के बाद से 1917 तक का जो फेस है, अब हम लाल बाल पाल और अरविंदो घोष सबको पढ़ेंगे। अरविंदो घोष जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, जो उस टाइम पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी बात होती थी। इवन बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जिनसे पढ़ के भारत में लोग आए हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू तो खैर अभी नहीं है यहाँ पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो फादर हुआ करते थे मोतीलाल नेहरू, वो आपको यहाँ पर दिखेंगे, वो भी क्या उनकी डिग्री भी बाहर से। ये सारे के सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं। और इसी टाइम पे आप जानते हैं कि सिविल सर्वेंट्स भी बहुत सारे हुआ करते थे, यानी कि भारत में कई सारे सिविल सर्वेंट हुआ करते थे, यानी कि जिसको आज आप भारतीय जो प्रशासनिक सेवा बोलते हैं, अखिल भारतीय सेवा, इंडियन जो सिविल सर्विसेज होती है, जिसमें तीन को रखा गया है मेजर तौर पे, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस, ये तीन रखे गए हैं। तो उस टाइम भी ये हुआ करते थे, लेकिन तब क्या हुआ करता था, तब नाम होता था इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, आज क्या है, आज बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि यूपीएससी जो आयोग है, ये जो है अखिल भारतीय सेवा कराता है। ठीक है, ये चीज होती है जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ये हो गए, बाकी और भी बहुत सारे होते हैं जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, है ना, बहुत सारे होते हैं, उसको आपको डिटेल में नहीं जाना। लेकिन अब मैं आपको ये चीज क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको चीज इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अंग्रेजों को ये बात पता थी यार कि ये जो सारे पढ़े लिखे लोग हैं इनके पास अच्छी अच्छी डिग्रीज हैं, ये इंग्लिश जानते हैं, और प्लस मजे की बात ये कि हिंदी भी जानते हैं। और अगर इनको लेकर हम कोई ऐसी संस्था बनाएं, ठीक है, जिनमें हम क्या करें, इनको तो अपने साथ ले लें, है ना, ये सारे के सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं इनको हम अपने साथ ले लें, और इनको साथ लेने के बाद इनको क्या करेंगे, सैलरी वगैरह भी दिया करेंगे। ठीक है, इनको ठीक ठाक रहने के लिए एक लेवल दिया जाएगा, इनको जो एक कहते हैं, मतलब बोला जाता ना, जैसे इसके पास ये एक लेवल का पद है,
जैसे भारत में अगर आप देखें तो एक मंत्री एक लेवल का पद है, मंत्री से नीचे अगर आप आ जाएंगे तो आपको ये आईएएस पीसीएस ये सब मिल जाएंगे, उनसे नीचे आ जाएंगे तो आपको और यूपीएससी सॉरी ये जो पीसीएस ऑफिसर होते हैं ये सब हो गए, उनके नीचे आएंगे तो आपके क्लर्क हो गए, उनके नीचे चपरासी हो गए, मतलब ये पूरा एक हायरार्की है। क्या बोला गया, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग होंगे उनको क्या कर देंगे, उनको हम कुछ पद दे देंगे ताकि ये लोग शांत रहेंगे, ठीक है, और इनको बोलेंगे कि भैया ये जो अनपढ़ जनता बाकी बची हुई है ना, इनके ऊपर राज करो और राज करने में हमें हेल्प करो, ठीक है। तो इसीलिए बनाई गई क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और कैसे बनी, ये ब्रिटिश क्राउन ने उस समय भारत में भेजा अपना एक वॉइसरॉय जिसका नाम था लॉर्ड डफरिन, और डफरिन को ये काम सौंपा गया, तुमको क्या करना है, तुमको ये जितनी भारत की एक्सट्रीम जनता है जो अनपढ़ है ना, एक कहीं ना कहीं धर्म जाति इन्हीं सब में घुसी रहती है, ठीक है, इनको इनको और ऊपर कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसे लोगों के ऊपर अगर हमें शासन करना है तो क्या करा जाए। तो डफरिन ने बोला अगर एक ऐसा हम बनाते हैं आयोग, फिर कह लीजिए एक ऐसी संस्था बनाते हैं जिसमें भारत के उन लोगों को हम डालेंगे जो पढ़ा लिखा एक तबका है, जो एक पढ़ा लिखा वर्ग है, ताकि उनको हम अपने पास खींच लें, उनको हम पैसा भी दें, उनका रहन सहन का एक स्तर है, एक जो लेवल है उसको भी हम बढ़ा देंगे, और उनको बोलेंगे कि भैया तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन गरीबों के ऊपर हमें शासन करने में हेल्प करनी है। और दूसरी बात आप जानते हैं भारत में एक बहुत बड़ी समस्या शुरू से रही है कि जो एक भारतवासी है, ठीक है, अगर उसको पता है कि दूसरे भारतीय ने ये काम कर दिया तो क्या होगा, वो उसके पीछे लग जाएगा और आंख बंद करके भक्त होते थे उस समय के लोग। आज तो चलिए फिर एक तरह से भेड़ चाल कम है, लेकिन उस समय में तो भेड़ चाल बहुत हुआ करती थी। तो उनको क्या पता, भाई उनको तो पता नहीं अंग्रेज अच्छे हैं या बुरे हैं, बस उनको ये पता है कि यार हमारे कुछ जो भारतीय लोग हैं वो अगर अंग्रेजों के साथ काम कर रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। इसीलिए अब आप देखो कि डफरिन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने की बात कही, और वो सारे के सारे लोग जो पढ़े लिखे थे उनको अपने कांग्रेस में बना लिया। और ये काम डफरिन ने किसको सौंपा, डफरिन ने ये काम काम सौंपा एक रिटायर्ड जो आपके लिए पक्षी विशेषज्ञ हुआ करते थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट हुआ करते थे, जिनका नाम था एओ ह्यूम्स। डफरिन जो है वो बहुत ही गंदा इंसान हुआ करता है, ये आप ध्यान रखो। डफरिन की जो नीतियां हैं वो बहुत कठोर थी, लेकिन इसने ये काम सौंपा एक अच्छे इंसान को, जो था एलन ऑक्टेवियम ह्यूम्स। आप ध्यान रखेंगे एलन ऑक्टेवियम ह्यूम्स तो अच्छे इंसान है, ठीक है, लेकिन वहीं पे डफरिन जो है वो बहुत ही कलाकार आदमी था, ठीक है, इसीलिए बोला गया देखो कि कांग्रेस डफरिन के मस्तिष्क की वजह है। अब आपको समझ में आया कि ये स्लोगन क्यों दिया गया, जरूरी चीजें कैसे कांग्रेस बनी है, बोलिए प्लीज। यस सर। यस सर। यही सब चीजें हैं जो मैं आपको मतलब बोलूंगा कि यार ये अब आपको सुननी है, ये थीम थी, अब ये थीम तो नहीं लिखवाई जा सकती ना, ऑफ कोर्स आप जानते हैं, तो इसलिए ध्यान रखें। एक मिनट, तो इसको मैं रब करता हूँ यहाँ पे। ये किसने बोला कि कांग्रेस को अंग्रेजों का सेफ्टी वॉल, ये किसने बोली बात, ध्यान रखेंगे ये बात बोली है विलियम वेंडर वर्न, WILLIAM, इसको आप इंग्लिश में नाम लिख लो, विलियम WEDDER बेडनबोर्न, ठीक है, विलियम बेडनबोर्न ने ये नाम मतलब ये स्लोगन दिया है कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस जो है वो अंग्रेजों का सेफ्टी वॉल है। आप ये बात समझे, अंग्रेजों का सेफ्टी वॉल क्यों है कांग्रेस, कि अगर पूरे शासन करना है भारत के ऊपर तो एक सेफ्टी वॉल तो हमें रखना पड़ेगा जो हमें पूरी हेल्प करे भारत के ऊपर शासन करने। ये विलियम बेडनबर्न ने दिया है, ठीक है, कांग्रेस डफरिन के मस्तिष्क की उपज है, ये मैं भी आपको बताता हूँ किसने दिया है, एक मिनट वेट करेंगे, ठीक है, तक आगे चलते हैं। तीसरा एक और स्लोगन आता है उसके बारे में देखते हुआ कि जो भारतीय हैं कांग्रेस की मतलब भारतीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य लक्ष्य जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाना था, ठीक है, एक स्लोगन एक और आया, लिखिए, भारतीय कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाना था, छिन्न भिन्न होने से बचाना था। अब आपको शायद ये स्लोगन भी समझ में आ गया होगा, है ना, कि क्यों बोला जा रहा है ये सब चीजें, कि ब्रिटिश साम्राज्य को अगर बचना था खत्म होने से तो इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी गई,
ठीक है। तो देखिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का जो मेन मोटिव है वो तो बहुत गंदा है। गंदा का मतलब ये है कि हमारे ऊपर राज करने की एक कह लीजिए सोच के साथ जो लॉर्ड डफरिन है उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करवाई एओ ह्यूम्स को बोलकर। लेकिन वो अलग बात है कि जो भारतीय नेता जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में आगे चल के जुड़े वो इतने ज्यादा देशभक्त थे, उनके अंदर देशभक्ति की भावना इतनी ज्यादा थी, उनको समझ में आने लगा भैया अब तो हमें क्या करना होगा, जो भारत की जो सत्ता अभी तक ब्रिटेन वालों के पास है उसमें हमें भी हिस्सा चाहिए। यानी कि हम भी भारत में रहकर भारत के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। और धीरे धीरे जब इन लोगों ने मांग उठाई, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय के लोग हुआ करते थे, पहले तो ये अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करना इन्होंने शुरू करा। लेकिन जब धीरे धीरे आगे सिलसिला बढ़ता है इनको ये बात समझ में आ जाती है यार हमने तो गलती कर दी अंग्रेजों के साथ मिलकर, तो हमें ही हमारे थ्रू ही भारत के ऊपर शासन कर रहे हैं। उस समय पे जब देशभक्ति जागती है, जब अकल आती है यहाँ इस टाइम के लोगों को, फिर क्या होता है, फिर इन्होंने वो काम करना शुरू करा होता है, भाई अब तो हम अंग्रेजों का पूरी तरह से विरोध करेंगे। अब तो हमें स्वराज चाहिए, है ना? कैसे भी करके हमें मिले, हमें तो स्वराज चाहिए। और फिर आगे चल के आपको पता है जब रावी नदी के तट पे 1929 में एक लाहौर में अधिवेशन होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता करी जाएगी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और आधी रात को रावी नदी के तट के ऊपर पूर्ण स्वराज की मांग कर देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। धीरे धीरे बहुत चीजें आगे बढ़ती है। ये जो है ये स्लोगन किसने दिया? ये स्लोगन दिया है एक्सट्रीमिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया ये क्वेश्चन, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। और ध्यान रखेंगे दो क्वेश्चंस यहाँ से आपको मैं बताता हूँ इनके बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं ये भी क्वेश्चंस। पहला बात ये कि लाला लाजपत राय को क्या बोलते हैं? तो ये है पंजाब केसरी। क्या नाम है इनका? पंजाब केसरी। ठीक है। और दूसरा इनको बोला जाता है, इनकी एक मैगजीन है जो बहुत फेमस है। क्वेश्चन आता है यंग इंडिया, यंग इंडिया जो मैगजीन है ये किसने शुरू करी? तो याद रखेंगे यंग इंडिया मैगजीन भी लाला लाजपत राय ने ही शुरू करी है। तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना उनको साथ साथ में करते हुए चलिए, जरूरी है। ठीक है, ये दो पॉइंट आप ध्यान रखें। एक स्लोगन लाला लाजपत राय और देते हैं, उसको भी ध्यान से देखिए, वो भी आपसे पूछा रहेगा। अगला स्लोगन है आपका, इस स्वतंत्रता के देखो मैं यहाँ लिखता, हम स्वतंत्रता के पुजारी थे, हम स्वतंत्रता के पुजारी थे, लेकिन कांग्रेस डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी। ठीक है, कांग्रेस डफरिन की मस्तिष्क की उपज थी। तो जो ऊपर आपने एक स्लोगन लिखा है ना वो कंप्लीट नहीं था, कंप्लीट अब हुआ है। हम स्वतंत्रता के पुजारी थे लेकिन कांग्रेस डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी। यानी कि हम तो चाहते थे कि लोग मतलब भारतवासियों को स्वतंत्रता मिले, लेकिन डफरिन जो था वो नहीं चाहता था। तो ये जो स्लोगन है ये भी किसने दिया है? पंजाब केसरी ने ही दिया है, यानी कि लाला लाजपत राय ने ही दिया है। फिर हुआ? यस सर। चलिए और देखिए स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे और बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। बस 2 बार आपको पढ़ने की देर है और कोशिश करिएगा जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास शायद वीक में अभी तो एक ही रखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ा के कोशिश होगी कि हम आपको 2 तक दे पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस है तो ऑफ कोर्स मुश्किल से ही होगा। तो अभी के लिए आप ये मान के चलो कि डेली डेली रिवीजन करो, ठीक है, ताकि आपको मॉडर्न हिस्ट्री पूरी अच्छे से याद हो जाए। अगला जो क्वेश्चन है वो स्लोगन है वो ये है कि शिशु, शिशु मतलब जो एक बच्ची कांग्रेस थी, यानी कि एक शिशु कांग्रेस थी। तो शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश सरकार की एक सोची समझी, एक सोची समझी गुप्त योजना थी। ठीक है, एक गुप्त योजना थी। ये अगला स्लोगन आपका आ गया कि शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक सोची समझी गुप्त योजना थी। ध्यान रखेंगे सारे के सारे स्लोगन्स भले ही कोई दूसरा व्यक्ति दे रहा हो, लेकिन ये सब किसके बारे में है? कांग्रेस के बारे में। ठीक है, ये किसने दिया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, इनका नाम है रजनी पाम दास। शायद आपने नाम भले ना सुना हो लेकिन पीसेस वगैरह में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, रजनी पाम दास। ठीक है,
रजनी पाम दास ने ये दिया है। ठीक है, से नाम इतना वो नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं सुनते हैं, बट इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। ठीक है, इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म, अगला स्लोगन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा के लिए हुआ है। अब देखिए पहला स्लोगन है जो थोड़ा पॉजिटिव में आया है ना, एक पॉजिटिव सेंस देता है आपको, के लिए हुआ है, वरना तो अभी तक सारे के सारे जो है वो नेगेटिव ही आपको दिख रहे हैं, है ना, कहीं ना कहीं एक हार्श स्टेटमेंट समझ में आते हैं। ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा के लिए हुआ है, और ये दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट महिला ने, जो आगे चल के आपको पता है कि 1917 के सेशन की अध्यक्षता भी करेंगी। ठीक है, पहली महिला होंगी ये इवन, ये है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, हिंदी में लिख देता हूँ, एनी बेसेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और एनी बेसेंट जो है वो कहाँ से थी, वो आयरलैंड से थी, ये भी ध्यान रखो। ठीक है, आयरलैंड यानी कि आयरिश महिला हुआ करती थी। ठीक है, एनी बेसेंट, ये एक पॉजिटिव स्लोगन जो कि एक पॉजिटिव महिला ने दिया। और ध्यान रखेंगे एनी बेसेंट जो है वो 1917 में, हालांकि मैं आगे चलकर आपको पढ़ाऊंगा फिर से, 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता पहली बार कोई महिला करेगी। याद रखेंगे, महिला लिखिएगा बस, भारतीय महिला मत लिखिएगा, बिकॉज भारतीय महिला कब आएंगी, जब 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन होगा कानपुर में। कानपुर में जब अधिवेशन होगा तो वहां पे पहली भारतीय महिला दिखेंगी। ठीक है, और उनका नाम क्या होगा, वही है जिन्हें कहा जाता है भारत कोकिला, सरोजनी सरोजिनी नायडू। नायडू। सरोजिनी नायडू। तो ध्यान रखेंगे ये 1925 का अधिवेशन है कानपुर का, जो कि सरोजिनी नायडू करती हैं। ठीक है, ये पहली भारतीय महिला होंगी। बट ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हम पढ़ रहे होंगे स्लोगन्स, सबके बारे में हमें, मतलब जब हम सेशंस को पढ़ रहे होंगे तब करेंगे। ठीक है, और ये है 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, या कह लीजिए पहली विदेशी महिला अध्यक्ष, एक ही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला स्लोगन देखिए, आजादी के बाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आजादी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को समाप्त कर दो। ठीक है, भारत मतलब आजादी जब मिल जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को समाप्त कर दो। ये स्लोगन किसने दिया, बता सकते हैं, गेस करिए कौन दे सकता है ये, पूरा का पूरा पीरियड पढ़ना है आपको इनके बारे में। लगे, इनफैक्ट 1917 से 1947 तक का पूरा 30 सालों का पीरियड यही करेंगे। लिख लीजिए, महात्मा गांधी जी। ठीक है, गांधी जी ने बोला है कि आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दो, वरना आगे चल के बहुत दिक्कतें होंगी, और आज देखिए दिक्कतें भुगती जा रही हैं। ठीक है, लेकिन वो दिक्कतें कब आती हैं, वो दिक्कतें तब आती हैं जब लोग जो है वो पदों के लिए लालची हो जाते हैं, वो तब आती है, वरना तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, आप ये मान के चलिए आज भारत जो भी है वो कांग्रेस की वजह से है। क्या सिंपल सी बात है, अगर कांग्रेस नहीं होती, उस समय के कैलिबर वाले लोग नहीं होते, तो आज भारत ऐसा नहीं होता जो आप देखते हैं। ठीक है, हालांकि अगर हम बात करें मोदी जी की, तो ऑफ कोर्स उनके पास भी लीड करने की एक ताकत जरूर है। मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं मानूंगा कि बीजेपी से एक अच्छे लीडर आए हैं जिन्होंने एक इंटरनेशनल लेवल पे हम कहेंगे कि भारत को एक आइडेंटिटी जो है वो प्रोवाइड कराई है, तो ये तो मैं मानूंगा। लेकिन स्टिल उस समय के लोगों ने भी बहुत काम किया है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जी, है ना, इनका नाम क्या था असली, मोहनदास मोहनदास करमचंद। ध्यान रखेंगे करमचंद जो है ना, इनके फादर का नाम था। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, ये इनके फादर का नाम है, कस्तूरबा बाई, हालांकि इनकी माता का नाम है। पूरा का पूरा मैं आपको गांधी जी के बारे में, जब मैं 1919 को खत्म करूंगा ना, 1917 को खत्म करूंगा, तो सबसे पहले मैं आपको गांधी जी ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, या अगर आप कहेंगे तो मैं 1915 में ही आपको गांधी जी पूरा कंप्लीट करा दूंगा, मतलब इनके बारे में पढ़ा दूंगा, क्या क्या चीजें इनकी पूछी जाती है एग्जाम में, है ना। तो क्वेश्चन आता है कि इनके दत्तक पुत्र का नाम बताइए, तो नाम है जीडी बिरला, घनश्याम दास बिरला, बहुत बार क्वेश्चन आया ये, तो ये आप ध्यान रखो।
और मैं ये कह रहा था कि मोहनदास करमचंद गांधी है, तो इनको महात्मा की जो उपाधि है वो किसने दी थी, जानते हैं किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और बदले में गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर को भी एक उपाधि देते हैं, ये क्या है? गुरुजी। गुरुदेव। तो गुरुदेव की जो उपाधि है ये गांधी जी देते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को, और रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा की उपाधि देते हैं महात्मा गांधी जी को। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखो। हालांकि इनके पास बहुत सारी उपाधियां हैं, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उपाधियां हैं गांधी जी सर के नाम क्या पास। बताए थे दत्तक पुत्र के? घनश्याम दास बिरला, बीडी बिरला। चार, वैसे गांधी जी के चार बेटे हैं, ठीक है, चार इनके खुद के बेटे थे सगे, और एक जो है वो उन्होंने गोद लिया, मतलब गोद इन द सेंस कि उनको बेटा बोल देते हैं हम लोग, है ना, नाम है घन। जैसे इंदिरा गांधी वगैरह जो थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो थे वो बच्चे थे, उन्होंने उनको ही गोद लिया था। देखो क्या हुआ ना, जो पंडित नेहरू थे वो कश्मीर से हैं, ठीक है, ये कश्मीरी पंडित हुआ करते थे, और इनकी बेटी है इंदिरा नेहरू। पहले तो आप ये समझो, इनकी बेटी है इंदिरा नेहरू, ये इनकी खुद की बेटी है, इन्होंने गोद वोद कुछ नहीं लिया था, पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखो। लेकिन क्या हुआ कि इंदिरा नेहरू जो है, इनको वही है ना कि लव मैरिज इनको करनी थी, ठीक है। अब आप जानते हैं इंदिरा गांधी के हस्बैंड का क्या नाम था? फिरोज गांधी, है ना। फिरोज जो है, अब आप देखिए, फिरोज जो है वो खान हुआ करते थे, ठीक है, फिरोज खान। अभी गांधी वांधी कहीं लगाया मैंने, ना तो इंदिरा के साथ लगाया ना तो फिरोज के साथ लगाया। लेकिन अब आप खुद देखिए, एक पंडित जो है वो शादी कर रही है एक मुसलमान से, पॉसिबल हो पाएगा उस टाइम पे? तो इतनी ज्यादा कुरीतियां हुआ करती थी भारतीय समाज में, कहीं ना कहीं नेहरू साहब बहुत ज्यादा गुस्सा हुए इस बात से। लेकिन आगे कौन आए निकल के? गांधी जी। और गांधी जी ने ये बात बोली कि करा दो ना, क्या दिक्कत है अगर दोनों खुश रहेंगे तो। लेकिन पंडित नेहरू नहीं माने अल्टीमेटली। फिर क्या हुआ कि बहुत ज्यादा समझाया, सारी चीजें हुई, फाइनली मानते हैं नेहरू साहब। और महात्मा गांधी जो है ये कहते हैं कि मैं इंदिरा को गोद लेता हूँ, ठीक है। और नेहरू इनका सरनेम हटा और मिल गया इनको, इंदिरा गांधी मिल गया। और इवन इनको भी इन्होंने क्या बोल दिया? गांधी दे दिया, ठीक है। ये फिरोज गांधी और ये इंदिरा गांधी। ये पहले बात हुई थी कि आप अपना सरनेम चेंज करेंगे फिरोज साहब, फिरोज साहब इस बात को मान गए, ठीक है, नाम चेंज हो गया। आपको समझ में आया? और फिर आगे चल के इंदिरा गांधी के आगे बेटे होते हैं, आपको पता है, एक का नाम है राजीव गांधी और एक का नाम क्या है? संजय गांधी। राजीव गांधी जी की हत्या कर दी जाती है, जो लिट के, मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के, लिट के जो समूह होता है, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम, जो कि श्रीलंका की एक अकेले जो आतंकवादी संगठन हुआ करती थी, उसने इनको मार दिया, ठीक है। धन्नो नाम की एक औरत थी, जो जब ये तमिलनाडु गए होते हैं रैली करने, वहां पर उड़ा देते हैं इनको बॉम्ब से। और संजय गांधी जो है, जिनके बेटे हैं आज आप देखते हैं, वरुण गांधी। वरुण गांधी और मेनका गांधी का आपने नाम सुना होगा। तो वरुण, मेनका गांधी इनकी बीवी है, वरुण गांधी इनके बेटे हैं। वरुण ये वो बीजेपी के हैं। और संजय गांधी की प्लेन क्रैश में डेथ हुई थी, ये भी ध्यान रखिए। प्लेन उड़ा रहे थे, कलाबाजियां कर रहे थे, भगवान जाने इनको क्या शौक आया, कलाबाजियां कर रहे थे प्लेन के साथ और वो क्रैश हो गया। राजीव गांधी के आगे इनकी जो वाइफ है वो हुई सोनिया गांधी, ठीक है। और इनके आगे दो बच्चे हुए, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, ठीक है। तो ये है गांधी परिवार। तो एक्चुअली में वही है ना, इसलिए राहुल गांधी को बहुत बार बोला जाता है कि अब आप पंडित थोड़ी रहे, क्योंकि आपकी जो जनरेशन है वो इंदिरा गांधी से नहीं है, क्योंकि देखो बाप का नाम दिया जाता है भारत के अंदर, तो इसलिए बोला जाता है कि तुम क्या हो, तुम मुसलमान हो, ऐसा बोलते हैं कई बार राहुल गांधी को। इस तरह की जो टीका आप कह लीजिए या टिप्पणियां हैं, कटाक्ष है, उनसे गुजरना पड़ता है। बहरहाल सर ये मुझे बड़ा डाउट था क्योंकि सब ये बोलते थे कि उन्होंने गोद लिया था ना, तो ये कंफ्यूजन था कि गांधी जी ने गोद लिया था, ये उनकी रियल बेटी थी या नहीं नहीं, वैसे। गोद वही है ना कि देखो शादी करानी थी, बोल दिया कि चलो मैं अपना जो है दोनों बच्चों को मैं अपना नाम दूंगा, कोई नाम देने वाली बात हो गई तो उन्होंने ना गोद ले लिया। बट कोई वो थोड़ी कोई लिखा पढ़ी थोड़ी हुई थी गोद लेने की। अब जैसे आज आप देखो एडॉप्शन करते हैं तो लिखा पढ़ी के साथ होता है ना, कि कल को कोई कोई दिक्कत ना हो। और आज तो भैया बहुत सारे कठिन कानून है, मान के चलो आज आप एक बेबी को अडॉप्ट करना चाहते हो, फिर उसमें फिर पता है क्या होता है, बहुत सारी लीगल चीजें होती हैं। आप ये मत सोचो कि एक सोशल सर्विस है, हमने एक बेटी को गोद ले लिया, हमने एक बेटे को गोद ले लिया। आपको प्रॉपर फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। आपको जब आप कस्टडी लेते हो बच्चे की, तो आपको हर साल जो है उस एनजीओ या फिर जिस भी हॉस्पिटल से आप लेते हो वहां पे आपको जाके वो साइन करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको उस बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी में हक देना पड़ेगा प्रॉपर। आपको उसकी कम से कम 18 साल तक परवरिश करनी पड़ेगी, 14 साल तक आपको उसकी फ्री एजुकेशन करानी पड़ेगी। बहुत सारी चीजें होती है, तब जाके आपको बच्चा अडॉप्ट होता है।
ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जाए, तो उस समय पे क्या ही लिखा पड़ी होती थी। मैं आपको वापस आते हैं वरना भटक जाएंगे। एक और नेगेटिव कमेंट आया कांग्रेस के बारे में, ये 3 दिनों का तमाशा है कांग्रेस, ऐसे लिखिएगा कांग्रेस, ठीक है, हाइफन ये 3 दिनों का तमाशा है। किसने बात बोली, ठीक है, याद रखेंगे ये स्लोगन दिया जाता है अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा, अश्विनी कुमार दत्त, ठीक है, ये नाम भी शायद आपने ना सुना हो, बट अश्विनी कुमार दत्त, ये ध्यान रखें। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, कांग्रेस, एक मिनट लिख लीजिए, कांग्रेस यह भीख मांगने वालों की संस्था है, यह भीख मांगने वालों की संस्था है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और याद रखिएगा जो चीजें पढ़ा रहा हूँ आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसके बाहर आपका क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि इतना डीप में कोई पढ़ाएगा भी नहीं, ठीक है। भीख मांगने वालों की संस्था है, ये स्लोगन दिया जाता है अरविंदो घोष के द्वारा। अरविंद मत लिखिएगा, अरविंदो लिखिएगा पूरा, अरविंदो घोष, ठीक है। इनका जन्म होता है कोलकाता में, ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, कोलकाता में ये बॉर्न हुए थे, ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अरविंदो घोष के बारे में तो फिर से पढ़ाऊंगा। और इनकी डेथ होती है पुडुचेरी में, पुडुचेरी में इनकी डेथ होती है। वेरी वेरी, अरविंदो घोष बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल आपको पढ़ना पड़ेगा इनके बारे में, ठीक है। कोलकाता में ये बॉर्न होते हैं, पुडुचेरी में इनकी डेथ होती है, और पुडुचेरी में ही इन्होंने ना अपना एक आश्रम बनवाया है, ठीक है। इस आश्रम को पूछा जाता है कि इस आश्रम का नाम क्या है, तो आश्रम का नाम है अरुविले आश्रम। क्वेश्चन आता है अरुविले आश्रम किसने बनवाया था, ये बनवाया था अरविंदो घोष, ठीक है, याद रखें। एक और क्वेश्चन आता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, देखो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो अरविंदो घोष है ना वो मॉडरेटर में नहीं आते, वो एक्सट्रीमिस्ट्स में आते हैं, यानी कि गर्मपंथी हुआ करते थे, ठीक है। इनको ये लगता था अगर अंग्रेजों से आजादी चाहिए भैया तब बात करने से काम नहीं चलेगा, लातें मारनी पड़ेगी। तो इनकी सोच कैसी थी, इनकी सोच वही थी जो लाल बाल और पाल की थी। इसीलिए लाल बाल पाल के अलावा अगर कोई चौथा पर्सन फेमस हुआ एक्सट्रीमिस्ट में तो वो कौन हुए, वो अरविंदो घोष हुए। हालांकि अरविंदो घोष बाद में चल के क्रांति से क्या कर लेंगे, संन्यास ले लेंगे। क्वेश्चन आता है एकमात्र एक्सट्रीमिस्ट, एकमात्र गर्मपंथी जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो आपके लीजिए क्रांतिकारी मूवमेंट्स हुआ करते थे, क्या उनसे संन्यास ले लिया, आंसर होगा अरविंदो घोष, ठीक है। बोर्न इन कैलकाटा, ओके, डाइड इन पुडुचेरी, अरुविले आश्रम में इन्होंने अपनी, और यहाँ पे जो आश्रम है वो किससे रिलेटेड है पता है, यहाँ पे योगा सिखाया जाता है, योग का आश्रम है, यहाँ पे मेडिटेशन सिखाया जाता है। ये खुद एक बहुत बड़े मेडिटेशन गुरु हुआ करते थे अरविंदो घोष। मेडिटेशन, मेडिटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, अध्यात्म कुछ कहते हैं ना, देख लेना जो भी कहते हैं, तो इतना तो आप लिख ही लेना, मेडिटेशन को क्या हिंदी देखोगे आप, मुझे तो नहीं पता। यस सर, अध्यात्म कहते हैं, तो लिख लो। तो ये हमने कंप्लीट करा अरविंदो घोष का, और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है कांग्रेस के लोग, अगला स्लोगन, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये वही है स्लोगन उन्होंने दिया जिन्होंने लिखी आनंद मठ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चैटर्जी, या फिर चैटर्जी जो है वो पंडित हुआ करते, देखो बंगाली पंडित हैं तो पंडित जैसे उपाध्याय लगाते हैं ना, ये बंगाली पंडित होते हैं, इसीलिए इनके नाम के आगे लगाते हैं चट्टोपाध्याय, ठीक है, मतलब चैटर्जी प्लस उपाध्याय दोनों को मिला दिया तो बन गया चट्टोपाध्याय, ठीक है। ऐसे ही जैसे मुखर्जी हैं तो मुखर्जी को बोलते हैं मुखोपाध्याय, जैसे बैनर्जी हैं, बैनर्जी को बोलते हैं बंदोपाध्याय, क्योंकि वो सब पंडित होते हैं, बंगाली पंडित, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, कुछ चीजें जो मैं आपको अलग से पढ़ाता हूँ या बताता हूँ तो कहीं ना कहीं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ही है, ठीक है। और इनकी याद रखेंगे, इनके बारे में एक दो पॉइंट्स, बंकिम चंद्र चटर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी किताब है जो कि आपसे पूछी जाएगी आनंद मठ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आनंद मठ में ही क्या था,
बताइए आनंद मठ से क्या लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय गीत, क्या बोलते हैं उसको? नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्या है नेशनल सॉन्ग, बताइए? नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम आनंद मठ। बुक है, बुक नहीं है, मतलब ये नॉवेल है, उपन्यास है, ठीक है? ये बुक नहीं है, नॉवेल है, उपन्यास आनंद मठ। और आनंद मठ उपन्यास से ही कुछ पंक्तियां ली गई हैं जिन्हें आज आप भारत का राष्ट्रीय गीत कहते हैं। नाम क्या है? हाँ? वंदे मातरम। ठीक है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम तस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। ठीक है, तो बहुत बड़ा पूरा का पूरा है, वो आप ध्यान रखेंगे। मतलब आप इतना ध्यान रखो, वंदे मातरम जो है वो हमने कहाँ से लिया है? आनंद मठ से लिया है, ठीक है? और आनंद मठ नॉवेल किसने लिखा है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ठीक है? ये आप ध्यान रखें। और एक बात और बताता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट है, इसका जो सिंगिंग का टाइम होता है वो कितना होता है, ये आपसे पूछ सकते हैं। कितने टाइम में हमें गाना होता है राष्ट्रगीत? आई गेस आप लोग उसको तो जानते होंगे। जो आपका राष्ट्रगान है यानी कि जनगण मन, कितने सेकंड में गाते हैं पता है आपको? 52 सेकंड। 52 सेकंड्स में। लेकिन ये गाया जाता है 1 मिनट और 5 सेकंड, यानी कि 65 सेकंड में। तो याद रखिएगा 65 सेकंड्स में आपको कंप्लीट करना होता है आपका वंदे मातरम, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि आनंद मठ में किस विद्रोह का, ठीक है, आनंद मठ जो ये नॉवेल था इसमें किस विद्रोह के बारे में बात करी गई है? तो इसमें थी सन्यासी विद्रोह की बात। आपने शायद कभी, अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी सी अच्छे से पढ़ी है, मतलब ज्यादा डिटेल नहीं बट ऊपर ऊपर से भी पढ़ी है, ऑफ कोर्स ये सन्यासी विद्रोह का बस नाम तो जरूर सुना होगा, भले क्या विद्रोह था वो ना जानते हो आप, लेकिन शायद सन्यासी विद्रोह सुना तो होगा कभी। क्या है सन्यासी विद्रोह? बेसिकली किस किताब से लिया गया है, मतलब किस किताब में सन्यासी विद्रोह के बारे में नॉलेज मिलती है? आनंद मठ में मिलती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? देखिए वंदे मातरम जब गाया गया है ना, तो मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ यहाँ से, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लो वंदे मातरम के बारे में ही। देखो, पहला पॉइंट ये है कि वंदे मातरम सबसे पहली बार कब गाया गया? याद रखोगे, कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जो कि है 1896 का अधिवेशन। देखिए 1885 में बनी, सबसे पहला अधिवेशन पुणे में होता है। होना तो था खैर पुणे में होना था, बट हुआ कहाँ पे? बंबई में जाके। क्यों? क्योंकि पुणे में प्लेग फैल गया था, है ना? प्लेग और हैजा दोनों बीमारियां फैल गई थी, इसलिए वहां पर हुआ। 1885, 86, 87, 88 ऐसे चलते चलते 1896 में आ गए हम लोग, ठीक है? 1896 में ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? जोड़ लीजिए, 85 से जब आप 12 जोड़ेंगे आप कहां पर आ जाएंगे? 1896 पे आ जाएंगे। होता 1897 है, लेकिन 1885 को भी तो जोड़ोगे ना पूरा, इसलिए एक कम हो जाता है, ठीक है? तो इसीलिए हम बोल रहे हैं 12वें अधिवेशन की। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन हुआ था, कहां पर हुआ था? ध्यान रखेंगे, कलकत्ता में हुआ था। और यहीं पर क्या हुआ था? सबसे पहली बार, यू नो, वेरी फर्स्ट टाइम द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वाज सung बाय none other than very important personality of Indian national movements, that was बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है? यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने सबसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें सेशन जो कि कलकत्ता में हुआ, वहां पर पहली बार इसे गाया था, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया, ठीक है? अरविंद घोष। इंग्लिश ट्रांसलेशन अरविंदो घोष जी, नाम है अरविंदो घोष, ठीक है? अरविंदो घोष, राइट? ये आपको ध्यान रखना। बताइए यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई? ताकि हम जब 1896 को पढ़ेंगे तो फिर वहां पे और भी बातें करेंगे कि ये जो अध्यक्ष कौन थे इसमें ना, जैसे रहमतुल्लाह जो सानी थे वो थे इसके अध्यक्ष। बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इवन इसी में दादा भाई नौरोजी ने एक थ्योरी दी थी जिसे कहा जाता है धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी ऑफ नेशनल वेल्थ ऑफ इंडिया। वो भी इसी सेशन में कांग्रेस के दी गई। जब 1896 को पढ़ेंगे तब करेंगे वहां पे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया भाई? कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा एक बात बताइए, चीजें रिलेट हो पा रही हैं? ज्ञान
ज्ञानवर्धन हो रहा है आप लोगों का, नहीं हो रहा, ये बताइए। ज्ञान बढ़ना चाहिए, है ना? ठीक है, अगला स्लोगन लिखिए। अब 2-3 स्लोगन और है बस। कांग्रेस के स्थापना कारकों पर, कांग्रेस के स्थापना कारकों नहीं, कारों कर लो, स्थापना कारों पर, कांग्रेस के स्थापना कारों पर पर्दा पड़ा है ना, मतलब कांग्रेस की जिन्होंने स्थापना करी, और जिस मेन मोटिव से कांग्रेस की स्थापना करी गई और जिन लोगों ने करी, उनके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ, यानी कि अब वो उन ऑब्जेक्टिव से दूर हट रहे हैं जिन ऑब्जेक्टिव्स को लेके एक्चुअली में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो इसलिए बोला जा रहा है कि जिस लक्ष्य से कांग्रेस की स्थापना करी गई थी वो आज पूरा नहीं हो रहा, यानी कि कांग्रेस के स्थापना कारों पर पर्दा पड़ा है। ठीक है, और ये बोला है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ने। ठीक है, बहुत बार आते हैं और वही है जिन्होंने एक्चुअली में 1938 में, मैं आपको पढ़ाऊंगा, 1938 में एक अधिवेशन होता है, उसे हम कहते हैं त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, जिसमें जो आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो हरा देते हैं इन्हें, और लेकिन फिर क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गांधी जी के साथ थोड़े से वाद विवाद हो जाते हैं, और क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी अलग होती है, गांधी जी कहते हैं कि नहीं हम रिजर्वेशन नहीं देंगे, लेकिन अंबेडकर साहब कहते थे नहीं, दलितों को तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। फाइनली आज आप देखते हो कि पूना पैक्ट हुआ, और पूना पैक्ट में दलितों के लिए गांधी जी ने रिजर्वेशन की मांग को एक्सेप्ट कर लिया। तो उस टाइम पे जो अंबेडकर साहब ने जिनके अगेंस्ट लड़ा था वो चुनाव, जो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन था, उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। तो ये नाम है पट्टाभी सीतारमैया, इन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया, हिंदी में लिख देता हूँ, पट्टाभी सीतारमैया। हालांकि अभी इनको कोई फायदा नहीं हुआ, पहले ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जीतने के बावजूद प्रेसिडेंटशिप नहीं करी और कांग्रेस को छोड़ दिया, तो कायदे से तो इनको मिलनी चाहिए थी पट्टाभी सीतारमैया को, क्योंकि ये सेकंड कैंडिडेट हुआ करते थे। और कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन होंगे ना, उनके लिए प्रॉपर वोटिंग डाली जाएगी। क्या 18 साल के जो लोग हुआ करते थे उस समय पे, वो वोट डालते थे, तब जाके कांग्रेस के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुना जाता था। ठीक है, हालांकि वो अलग बात है कि बाद में उस एज को 21 साल कर देंगे, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कब 18 थी कब 21 थी। ठीक है, अभी मैंने आपको कांग्रेस का एक भी अधिवेशन नहीं पढ़ाया। ठीक है, करेंगे धीरे धीरे, अभी मैं आपको कांग्रेस के बारे में बस कुछ स्लोगन्स बता रहा हूँ। ठीक है, और फिर क्या होता है कि जब पट्टाभी सीतारमैया पहले ही हार गए थे, अंबेडकर साहब छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर गांधी जी बोलते हैं कि अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा 1938 में पढ़ाऊंगा आपको। अगला देखिए, अगला स्लोगन है, यदि वर्ष में एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि वर्ष में सिर्फ एक बार मेंढक की तरह टटराओगे, जैसे मेंढक टटराता ना, टटराओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अभी कांग्रेस के लोगों को टिप्पणी करते हुए बोला गया है, तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना। वर्ष में सिर्फ एक बार मेंढक की तरह टटराओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, मुझे बता सकते हैं ये स्लोगन एक्चुअली में क्या बता रहा है? सोचिए जरा, बिकॉज अगर सोच पाएंगे तो रिलेट कर पाएंगे चीजों को। क्या मतलब समझ में आ रहा है? क्या एक मतलब एक बार मतलब है इसका? सर इलेक्शन के लिए। इलेक्शन के लिए, देखिए इलेक्शन करना ज्यादा अच्छा नहीं है। आप जानते हैं कांग्रेस का हर साल में सिर्फ एक अधिवेशन होता था। ठीक है, और उसी एक अधिवेशन में पूरी की पूरी बातें जो थी वो रख दी जाती थी सभी लोगों के सामने कि पूरे एक साल का गोल क्या है। जैसे मान के चलिए 1885 में शुरू हुआ पहला अधिवेशन, तो 1885 में ही क्या हुआ, पूरी की पूरी जो थीम थी वो डिस्कस करी गई कि आखिरकार 1885 से लेकर 86 तक क्या करना है। ठीक है, कि एक साल में एक बार होता था। इसीलिए जो लाला लाजपत राय हैं, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बात बोली, भैया एक बार अगर डराओगे साल में तो कुछ ना होगा उससे। लाला लाजपत राय, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अरे एक मिनट, सॉरी यार, गलत हो गया। लाला लाजपत नहीं है, बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय नहीं है। बाल गंगाधर तिलक का ये स्लोगन है। लाला लाजपत राय के तो मैं आपको 2 पढ़ा चुका हूं, एक और देख लीजिए। एक और स्लोगन है, 2 तो आपने पहले ही लिख लिए थे। कांग्रेस सम्मेलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ है। कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले हैं। वार्षिक राष्ट्रीय मेले हैं। ये भी देखिए एक और टिप्पणी करी गई है, कटाक्ष किया गया है लाला लाजपत राय के द्वारा कि जो कांग्रेस के ये अधिवेशन होते हैं जो साल में सिर्फ एक बार होते हैं, वार्षिक होते हैं, वो कुछ और नहीं है। वो पढ़े लिखे जो शिक्षित भारतीय है ना कांग्रेस के, उनके लिए वो एक तरह से मेले के समान है। जिस तरह से हर साल आप एक बार दिवाली मना लेते हैं, ऐसे ही कांग्रेस का हर साल एक अधिवेशन हुआ करता है। तो उसको बोल दिया क्या कि भैया ये वार्षिक मेला है। क्लियर हुआ? और ये किसने बोला है? लाला लाजपत राय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला स्लोगन, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। एसएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन। कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और मैं उसके पतन और लड़खड़ाने को आराम से देखना चाहता हूं। शायद आपको ये स्लोगन पता हो किसने दिया है। यानी कि कांग्रेस को मरने में सहायता करूंगा मैं, ठीक है, और मैं उसे देखूंगा कांग्रेस को मरते हुए। वही है जिन्होंने बंगाल का विभाजन करा दिया। लॉर्ड कर्जन। तो लिख लीजिए, ये लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन का ये काम था। तो फाइनली हमने कांग्रेस के जितने भी स्लोगन्स थे कांग्रेस से रिलेटेड वो हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, 1-2 और हैं बट वो आपसे नहीं पूछेगा, वो बहुत ही ज्यादा लेंथी होते हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट है, वो ऑफ कोर्स आपके वनडे एग्जाम में नहीं आएंगे। लेकिन ये इसमें से भी अगर मैं आपको बताऊं, कितने लिखे हैं आपने स्लोगन? सर थोड़ा सा रह गया था। 14 लिखे हैं आपने, तो 14 में से आप ये मान के चलिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वही 7 से जो 8 है ना, जो छोटे छोटे वाले हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हालांकि ये तो यार ये देखो भले बड़ा हो लेकिन एसएससी ने ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आपका जो पैटर्न है ना एग्जाम का, ध्यान रखिएगा, वो एसएससी बेस्ड है। एसएससी में एक लेवल होता है सीजीएल का, आपका जो लेवल है ना वो एमटीएस और सीएचएसएल का जो लेवल है एसएससी का, वो आपको पढ़ना है। और ये जो क्वेश्चन है वो सीएचएसएल में ही आया है, इसलिए आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहां तक जब हम पहुंचते हैं तो हमने कांग्रेस की स्थापना करवा दी और हमने कांग्रेस के बारे में जो कुछ स्लोगन्स हुआ करते थे वो भी हमने लिख दिया। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा, अगर कोई आपसे पूछ ले, भले जहां पर आपने वो लिखा ना इंडियन नेशनल कांग्रेस, वही स्टार्टिंग में ही लिख लीजिए। जब आपने समय लिखा है ना, समय लिखा था आपने 28 दिसंबर 1885, वहीं पे एक स्थान भी लिख लीजिएगा। मान के चलिए आपसे स्थान पूछे कहाँ हुआ था, आपका कहाँ हुई थी, बता सकते हैं आप कहाँ हुई थी? सर मुंबई में। मुंबई नहीं, बम्बई बोलते थे उस समय पे। ठीक है, बम्बई पूरा एक प्रोविंस हुआ करता था, याद रखेंगे बम्बई में हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मुंबई क्यों लिखवा रहे हो? मद्रास, मद्रास में हुई थी भाई, चेन्नई में हुई थी। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो थी वो मद्रास में हुई थी, मुंबई में नहीं हुई थी, मद्रास में हुई थी। और ये भी ध्यान रखिएगा, इसको स्थापना करने में कौन कौन मेन रोल प्ले करते हैं, तो 2 तरह से आपको पढ़ना है। पहले तो ऑफ कोर्स जो सचिव थे, देखो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम्स जो है ना वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे, प्रेसिडेंट कभी भी नहीं बने हैं, बट सचिव रहे हैं। ठीक है, और ये सचिव लंबे समय के लिए रहे हैं।
ये कौन थे भाई? एओ ह्यूम। और इनके साथ थे 17 लोग जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी थी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो टोटल 18 लोग मिलके इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करते हैं मद्रास में। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। नो। अब हम लोग पढ़ेंगे इन एलन ऑक्टेवियम ह्यूम्स के बारे में, ठीक है, और उसके बाद आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं तो आपको पढ़ना जरूरी है इनके बारे में। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम्स पूरा नाम है इनका। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कहाँ के नागरिक थे। सबसे पहले तो आपसे ये पूछेगा, तो याद रखेंगे निवासी कह लीजिए, सिटीजन कहाँ के थे? ये स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, स्कॉटलैंड के ये नागरिक हुआ करते थे। ठीक है, और दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि ये सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, सर्विसेज से क्या कर दिया था? इस्तीफा कैसे लिखते हैं? इस्तीफा ऐसे लिखते हैं, मतलब त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि ये रिटायर्ड थे, है ना। रिटायर्ड एक तरह से आईसीएस ऑफिसर, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस्तीफा दिया था, कंप्लीट रिटायर नहीं हुए। ठीक है, एक रिटायरमेंट होती है और एक होती है इस्तीफा देना। तो हम लोग इनके लिए रिटायर्ड वर्ड कई बार यूज करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है इन्होंने इस्तीफा दिया था। ठीक है, इस्तीफा दिया था बिकॉज ये ब्रिटिश जो लोग हुआ करते थे ना, ब्रिटिश उस समय के अधिकारी थे, ऑफकोर्स उनकी नीतियों से ये खुश नहीं थे। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डफरिन जो था वो बहुत ही कमीना इंसान था। ठीक है, लेकिन जो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम्स थे वो अच्छे इंसान थे, क्योंकि उनको पता लग गया था कि भाई हम अगर अधिकारी बन के रहेंगे भारत की जनता के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर जो एक बंधन है जो रोक रहा था एलन ऑक्टेवियम ह्यूम्स को भारतीयों की मदद करने से, वो यही था, वो एक राजशाही में थे, यानी कि वो ब्रिटिश सरकार के पद में कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, अंडर में कहीं काम कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने उस पद को छोड़ा तो बस फिर तो आराम से करेंगे जो करना है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने इस्तीफा दिया था। तो सुनिए, ये भारत में आए जब स्कॉटलैंड से, जब ये भारत आए, भारत में ये सबसे पहले कहाँ पर आए पता आपको? भारत जब ये आए तो ये सीधा गए शिमला। शिमला जो कि कहाँ पर है? जो कि हिमाचल प्रदेश में। इसीलिए एलन ऑक्टेवियम ह्यूम्स को क्या बोला जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला। याद होगा अगर आपको मैंने क्विज कराई थी आपको, उसमें मैंने ये क्वेश्चन भी दिया था आपको कि हर्मिट ऑफ शिमला यानी कि शिमला का साधु किसे कहते हैं, है ना। शिमला का साधु कहा जाता है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम्स को, क्योंकि शिमला के लोगों के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। स्टार्टिंग में सीधा ये वहीं पर आए थे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? 28 दिसंबर 1885 को ऑफ कोर्स स्थापना करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की 17 लोगों के साथ मिलकर। ठीक है, 17 लोगों के साथ। पॉइंट आप पहले भी लिख चुके हो, तो यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और कहाँ पर करी थी? मद्रास में करी थी, चेन्नई में करी थी। ठीक है, पॉइंट ध्यान रखेंगे कि ये पेशे से क्या थे, यानी कि इनका ऑक्यूपेशन क्या था। अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखेंगे पक्षी विशेषज्ञ थे। पक्षी विशेषज्ञ क्या होते हैं? जो ये पक्षियों के बारे में स्टडी वगैरह करते हैं। जैसे एक मूवी आई थी ना अभी, रोबोट 2.0, अगर आपने देखी हो, तो जो उसमें अक्षय कुमार थे वो क्या थे? वो पक्षी विशेषज्ञ तो थे। इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी कि पक्षी विशेषज्ञ। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन किनके बारे में चल रहे हैं? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम्स के बारे में चल रहे हैं। ठीक है, आप सुनिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ये एओ ह्यूम्स जो है ना, एओ ह्यूम, इनकी बायोग्राफी लिखी गई थी, यानी कि इनकी जीवनी लिखी गई थी। क्वेश्चन आया है कि इनकी ग्राफी मतलब बायोग्राफी किसने लिखी? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम्स के ऊपर बायोग्राफी है वो किसने लिखी? और ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम मैंने भी आपको पढ़ाया था पीछे, स्लोगन भी दिया था इन्होंने, याद है? विलियम बेडनबर्न। तो विलियम बेडनबर्न जो है, इन्होंने क्या करा है? इन्होंने बायोग्राफी लिखी है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम्स के। ठीक है, इतना ही नहीं, विलियम बेडनबर्न जो है वो आगे जाके कांग्रेस की अध्यक्षता भी करेंगे। ठीक है, वो करेंगे, मैं आपको बाद में बताऊंगा। विलियम बेडनबर्न आगे चल के कांग्रेस की अध्यक्षता भी करेंगे। ठीक है, एओ ह्यूम्स के बाद आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो
देखो क्या होता है कि लोक मित्र, ठीक है, एक पत्रिका होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लोक मित्र। जैसे भी आपने पढ़ी थी ना पीछे, जो आपके तिलक थे, है ना, उन्होंने एक कौन सी किताब लिखी थी, मतलब कौन सी मैगजीन उन्होंने छापी थी? यंग इंडिया। कौन सी? क्या कह रहे? अरे अभी लिखवाई थोड़ी देर पहले स्लोगन्स में। सर यंग इंडिया। यंग इंडिया। तो यंग इंडिया बहुत बार पूछी गई है। ऐसे ही एक किताब पूछी जाती है लोक मित्र, ठीक है, प्लीज याद करते हुए चलिएगा, प्लीज, जरूरी है। लोक मित्र, तो क्वेश्चन आता है लोक मित्र जो पत्रिका है इसके संपादक कौन थे? लोक मित्र के जो एडिटर थे, संपादक थे, वो थे आपके एलन ऑक्टेवियम ह्यूम्स। तो ये भी लिख लीजिए, लोक मित्र पत्रिका के संपादक जो थे वो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम्स थे। और ये इन्होंने कब शुरू करी है पता है? इन्होंने तब शुरू करी जब इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, और इस्तीफा दिया है इन्होंने 1883 में। ये अभी तक कांग्रेस बनी नहीं है। 1883 में ये पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, शिमला में काम कर रहे हैं आराम से आके, ठीक है, और शिमला में आने के बाद फिर फाइनली जब डफरिन के संपर्क में आते हैं, डफरिन इनको बोलते हैं कि भैया अब तो आपने अच्छा खासा नाम बना लिया है, बेहतर है आप ही एक संस्था बना दीजिए जिसमें भारत के पढ़े लिखे लोगों को शामिल किया जाएगा। ये बनाते हैं कांग्रेस। याद रखना, 1 मार्च 1883 को लोक मित्र नाम से एक पत्रिका जो है वो पत्रिका का संपादन शुरू किया जाता है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम्स के द्वारा, ठीक है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक कोई डाउट मेरे ख्याल किसी को होगा नहीं। यही एलन ऑक्टेवियम के बारे में चीजें थी जो आपको पढ़नी थी। बाकी मैंने आपको एक स्लोगन तो पढ़ा है ना लाला लाजपत राय का, हाँ? अभी आप देखो, तो ह्यूम्स के बारे में एक वो था, स्लोगन है, जो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम्स थे वो तो स्वतंत्रता के पुजारी थे, है ना, वो स्वतंत्रता के क्या थे, पुजारी थे, और उनका जो हृदय था वो भारत की दुर्दशा पर रोता था। लेकिन कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी। मैंने आपको पूरा नहीं लिखा है, बस पूरा बहुत बड़ा हो जाता, बट आप बस इतना ध्यान रखो, ह्यूम्स जो थे वो स्वतंत्रता के पुजारी थे, लेकिन कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी। ये किसने स्लोगन दिया था? अभी आपने स्लोगन लिखा था लाला लाजपत राय का, भूल गए? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। देखो लिखा है आप लोगों ने यार पीछे, तुम स्वतंत्रता के पुजारी थे लेकिन कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी। लिखा है मैंने पूरा। यस सर। हाँ, ये वही है, ठीक है। तो ये ह्यूम्स के बारे में है ना, देखो ऊपर, तो ये ह्यूम्स जो हैं वो क्या है, ह्यूम्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये किसने स्लोगन दिया है? लाला लाजपत राय, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पंजाब। तो इस तरह से हम लोगों ने ये तो कर लिया, ठीक है। तो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम्स हमारे खत्म होते हैं यहाँ से। तो फाइनली लगभग 10:30 हो रहे, लेकिन क्योंकि देखो बाकी लोग अभी आए नहीं है, तो वही जो भी है त्योहार वगैरह, तो मुझे ये बताओ ये करवा चौथ है कब? परसों है सर। परसों है, तो कल तो आप लोग क्लास ले सकते हैं ना? यस सर। ले सकते हो ना, परसों तो ऑफ कोर्स क्लास बट मैंने शाम को नहीं ले सकते सर। कल शाम को नहीं ले सकते, तो मैम फिर शाम वाली तो दिक्कत हो जाएगी फिर, क्योंकि मेरे पास टाइम दिन में नहीं है, है ना। तो मैंने आपको इसलिए पहले चीजें क्लियर नहीं कर सर, दी। 12 बजे चांद निकलता है, उससे पहले ले लेंगे। और क्या, सांझ को तो ले ही सकते हो। हाँ शाम को ले लेंगे। तो मतलब मैं 9 बजे क्लास ले लूँ ना आपकी? हाँ हाँ ले लेंगे। हाँ, क्योंकि भाई जरूरी है, क्योंकि 75 डेज का अगर हमारा टारगेट है, देखो मैथ्स तो ऑफकोर्स मैं करा ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी हिस्ट्री वाला पार्ट शुरू करा है, ऑफकोर्स मैं चाहता हूँ खत्म हो। अब जैसे सर ये पॉलिटी तो हिस्ट्री वाला आपने लिया है, ये तो एक्स्ट्रा क्लास में करवाओगे ना आप? एक्स्ट्रा क्योंकि क्लास का मतलब? मतलब कि मैथ्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना, हिस्ट्री भी लोगे तो साथ में। नहीं, मैथ्स तो मैं कंप्लीट करा दूंगा, अगर मैं हिस्ट्री साथ में लेता हूँ तो मैं कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि मैम पता है क्या है, 5 क्लासेस मैनेज नहीं हो पा रही है अभी भी, तो समझो, है ना, 4 ये क्लासेस कभी संडे वनडे को करवा देना कभी। बस सर संडे को करवा दो। मैम संडे को तो मैंने क्लास रखी है शायद आपकी, देखो आप टाइम टेबल भेजा था मैंने आपको। यस सर। मेरे पास तो ये मान के चलो वीक का कोई दिन है ही नहीं जिसमें मैं फ्री हूँ। अगर आपको नहीं पढ़ा रहा तो देखो आप 9-10 को पढ़ा रहा हूँ मैं रात में, वो भी लगातार 2-2 3-3 घंटे की क्लास होती है 9-10 तक, तो मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ ही नहीं ना, इसलिए दिक्कत है।
मैं इतना जरूर आपसे कह रहा हूँ कि ये मेरा वादा है कि 75 दिन के अंदर मैं मैथ्स तो जरूर आपकी कंप्लीट करा दूंगा, जो कि देखो मेन है, क्योंकि मैथ्स क्या है, मैथ्स 20 मार्क्स की है यार, ये बहुत मेन है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत ज्यादा 2 से 3 आ जाएंगे। तो मेन हमारा फोकस क्या है, उस मैथ्स है। इसलिए मैंने बोला है वीक में 1 क्लास आप यहाँ पर ले लो हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की, अभी के लिए नवंबर भर के लिए, और 3 क्लासें आप रखो अपनी मैथ्स के लिए, राइट। और ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे अगर 5 क्लासेस पॉसिबल हो पाई तो हम जरूर रखेंगे। एक बार ये थोड़ा सेटअप हो जाए ना, क्लासेस शुरू हो जाएं, एक रूटीन समझ में आ जाएगा यार कि अभी ऐसे ऐसे होना है, सर फिर जो आप ये पेपर करवाते हो ये, हम्म, तो ये करवाने का बाद में फायदा है जब आप पूरा मैथ्स कंप्लीट करवा दोगे ना। मैम पता क्या है, देखो कई बार क्या होता है कि हमारे पास जैसे कि 20 क्वेश्चन आप मैथ्स से करते हो, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आपने CISI पढ़ लिया तो शायद इसके जो 2 क्वेश्चन है वो आपके आराम से बन रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको, हो सकता है ऐसा, क्योंकि अब आपने कंसेप्ट पढ़ लिया CISI का। लेकिन क्या होता है कि अगर मान के चलो इन केस पेपर जो है वो आपके 75 दिन से पहले आ जाए, मान के चलो, है ना, या फिर आप ये मान के चलो भाई ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो आपके पेपर में आ जाए और वो हमने यहाँ पर पढ़ा हो। जैसे मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं तो 25 सेट थे, जहां तक मैं गलत नहीं होगा तो 25 इंटू 20, यानी कि आप समझ रहे हो कि 500 क्वेश्चन मैथ्स के। अगर ये 500 क्वेश्चन मैथ्स के आपने कर लिए हैं ना, अगर मान के चलो जो मैंने आपको पढ़ाया है वो तो ऑफ कोर्स आपको मिल ही रहा है, लेकिन इन केस अगर तब तक कोई टॉपिक नहीं हो पाया, कुछ छूट गया इन केस, तो ये कहीं ना कहीं आपका सेफ्टी वॉल्व है, ये आप समझो, कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस ही होगी इससे। और दूसरी बात क्या है, 500 आपको यहाँ पे GS भी मिल रहे हैं, 500 आपको यहाँ पर रीजनिंग भी मिल रहे हैं। एक तरह से यार ये 1500 क्वेश्चन आप खुद बताओ, आपको हेल्प नहीं करेंगे कहीं ना कहीं। मान के चलो GS के ही कोई ऐसे क्वेश्चन है जो आपको सीधे सीधे सेम मिल गए आपको आपके पेपर में, आपकी तो चांदी है। अब मान के चलो कि मैं आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ाता, लेकिन उन क्वेश्चंस में आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी मिलेगा, उसमें आपको पॉलिटी भी मिलेगी, उसमें आपको कुछ और भी मिलेगा, तो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा ना आपको इस तरह। तो मेरे ख्याल से तो आपको करना चाहिए, और ये जरूरी भी है, मतलब पेपर्स ऑफ कोर्स होने चाहिए, और पेपर में ज्यादा टाइम नहीं लगता भाई, कहीं ना कहीं आपको सीखने को ही मिलता है। अब जैसे मुझे एक छोटी सी बात याद आती है, जब हमने लास्ट पेपर करा था, आई गेस पता नहीं 6 करा था कि 7 6 करा था शायद, तो उसमें मैंने आपको एरिया वाला क्वेश्चन पढ़ाया था, याद है, स्क्वायर वाला, कि भाई स्क्वायर की जो भुजाएं हैं उसमें ये चेंजेस हो गए, तो मैंने वहां पर आपको CI के हेल्प से वो चीज सिखाई थी। भैया अगर 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, सभी भुजाओं में हो रहा है, तो क्या करिए, 10 + 10 + 10 × 10 अपॉन में 100 कर दीजिए, आपका आंसर होगा 21%। अब आप देखो, ये अगर हम CISI कर रहे होते तो शायद ये इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन आपको यहाँ पर नहीं मिलता, क्योंकि मैं पढ़ाता ही नहीं आपको, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आपको अलग से मेंसुरेशन अगर पढ़ानी हुई तो मैं पढ़ाऊंगा, हालांकि मेंसुरेशन की पहले बात नहीं हुई, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। जो टॉपिक्स मैंने आपको बोले हैं, अरिथमेटिक प्लस एक अलजेब्रा, यही मैं आपको करा पाऊंगा, कि उतनी ही हमारी क्षमता है 75 दिन के अंदर करने की, ठीक है। हिस्ट्री के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर हिस्ट्री थोड़ी और आगे जाती है ऑफ कोर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो बात है। बाकी थोड़ा बहुत तो यार आपको भी साथ देना पड़ेगा। सीआई के क्वेश्चन शो आ सकते हैं? पूछ लो। सर मैं ये कह रही हूँ कि जो सीआई के क्वेश्चन होते हैं उसमें रेशो वगैरह आ सकते हैं? CI के क्वेश्चन में रेशियो वगैरह आ सकते हैं, मतलब रेशियो जो बनाने का, जैसे 3:1 ऐसे वाला कह रहे हो? अरे बिल्कुल आ सकता है, भूल गए मैंने आपको पास्कल ट्रायंगल जब सर्कल किया हुआ वो निकला नहीं था मुझसे, तो मैंने इसलिए पूछा भी नहीं, मैं कभी सीआई वगैरह करनी हुई क्वेश्चन। पूछो ना, मैं आपसे कह रहा हूँ डाउट तो पूछो आप, नहीं सर हुए अभी जैसे पूजा जी पूछती हैं ऐसे आप भी पूछो। सर है बोलू क्वेश्चन? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक धनराशि ए बी सी और डी के बीच 5:2:4:3 है, हम्म 3 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि सी को 2000 रुपए हम्म। बी से अधिक मिलते हैं तो बी का भाग एक क्या है? मिनट, यदि C को 2000 डी से अधिक मिलते हैं। 2000 D से अधिक मिलते हैं, यस सर। अच्छा ठीक है। तो बी का भाग क्या होगा? पहली बात, ये CI का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। भले आपको ये चीज लग रही हो कि 2000 रुपए की धनराशि है, इस तरह की बातचीत, तो CI तो है ही नहीं है,
देखो कभी भी अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पकड़ना है ना आपको, तो आपको कहाँ से पकड़ना होगा, उसमें समय की बात जरूर करेगा, नहीं तो रेट की बात करेगा। मतलब ये दोनों बातें होनी ही होनी चाहिए, या कोई दोनों में से कोई एक हो, अगर है तो वो सीआई का क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, तो इसमें तो देखो कहीं पर भी ना तो समय की बात हो रही है ना तो रेट की बात हो रही है, तो सीआई का क्वेश्चन ही नहीं हुआ। पहली बात क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, यानी कि अनुपात और समानुपात का। ठीक है, हालांकि मैं आपको करा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखो ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ कि ये सी जो है वो 2000 रुपए ज्यादा पाया है किससे? डी से। डी से। मतलब मैं कह सकता हूँ कि सी को ज्यादा मिले होंगे और डी को कम मिले होंगे। मतलब सी और माइनस डी में कितने रुपए का अंतर है? 2000 का। यानी कि अगर मैं एक तरह से देखूं तो मुझे रेशियो में क्या पता है, 4 और 3। रेशियो में कितने का डिफरेंस है? एक का। एक की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 2000। आपसे किसका पूछा है? डी का रेट पूछा है, की वैल्यू 4000। मतलब आंसर आपका। क्या दिक्कत है बताइए? एक अनुपात की जो वैल्यू है, एक यूनिट की जो वैल्यू है वो 2000 के बराबर है, कि मेरे क्वेश्चन में सी और डी का जो डिफरेंस है वो 2000 है, और जो मुझे अनुपात दिया था उसमें 4:3 था, मतलब एक का डिफरेंस है। तो एक बराबर हो गया 2000 के, भाई 5 बराबर कितना हो गया? 10,000 के। डी की धनराशि कितनी है? 10,000 है। डी की धनराशि 4000 आपने निकाल ली, डी की निकाल लीजिए 8000 हो गई, डी की निकाल लीजिए 6000 हो गई। देखिए दोनों में 2000 का डिफरेंस है कि नहीं है? आपको क्वेश्चन में दिया गया था। मान के चलो आपसे पूछता कि टोटल धनराशि कितनी है, 10, 4, 14, 14, 8, 22 और 6, 28,000। आपका आंसर हो गया। मान के चलो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता, बताइए ए और डी की धनराशि में कितना फर्क है, कितना अंतर है? ए को 10,000 मिले, इसको 6,000 मिले, आंसर क्या हो गया आपका? 4,000। तो कुछ भी पूछे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो सर पहली एक बात तो देखिए, क्वेश्चन है। एक मिनट मैम, पहली बात तो आप ये ध्यान रखो कि जो क्वेश्चन है ना हमारे पास वो किस टॉपिक का है। अगर यही नहीं समझ पाएंगे तो फिर मैथ्स में क्लैरिटी कैसे आएगी, आप खुद बताओ, दिक्कत होगी ना। वैसे ये लगाया हुआ था सर्कल पर, मैं ये कंफ्यूज थी कि नहीं सीआई कोई का है। दिक्कत नहीं है, देखो मैं बिल्कुल मना नहीं करता, अगर आप मेरे से टॉपिक से हटके भी कोई क्वेश्चन पूछना पूछ लीजिए, कोई मना नहीं है, लेकिन बेटर ये जरूर है कि जो टॉपिक चल रहा है उसको जरूर करें। ठीक है जी। सर जी सर 12,000 पी दे रखा है 2000 तो टाइम है। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो आपसे कहा गया 5 वर्ष में कितनी होती है? दुगनी। दुगनी होती है। उसने आपसे बोला 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी, है ना? मुझे एक बात बताइए, अगर 5 वर्ष में दुगनी हो रही है तो मैं 20 को क्या लिख सकता हूँ? मैं 20 को 5 5 5 5 में ब्रेक कर सकता हूँ? बोलिए, सकता हूँ ना? तो आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए क्या दिया है, कुछ नहीं है मेरे पास, ये छोड़ दो। ठीक है, 5 वर्ष में दुगनी होती है, मतलब 2 गुनी यहाँ पर भी होगी, 2 गुनी यहाँ पर भी होगी, 2 गुनी यहाँ पर भी होगी, 2 गुनी यहाँ पर भी होगी। मतलब कहने का क्या है कि अगर पहले 5 वर्षों में 2 गुनी होती है तो अगले 5 वर्षों में, देखो पहले 5 वर्षों में क्या हुई? 2 गुनी। तो अगले जब 5 वर्ष और मिल जाएंगे तो 4 गुनी हो जाएगी, है ना? 2 गुनी और हो जाएगी। जब अगले 5 वर्ष यानी कि 15 वर्ष हो जाएंगे तो कितनी हो जाएगी? तो 2 गुनी यानी कि 8 गुनी। और फिर अगले 5 वर्ष मिल जाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 16 गुनी। यानी कि मेरा इस सवाल का आंसर होगा 16 गुनी। लेकिन अगर मान के चलिए आपको क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो गुने में नहीं है ना? एक तो आंसर आपका 16 गुनी है, लेकिन अगर गुने में नहीं है तो फिर क्या होगा भाई? धनराशि क्या थी? 12,000। 12,000 कितनी हो जाएगी? 16 गुना, देखिए 12 इंटू 16 आपका आंसर है 19 2000, मतलब ये 1,92,000, ये आपका आंसर हो गया। अब देख लीजिए आंसर में क्या, ऑप्शन में क्या है? यही है। यही बात है। हाँ तो यही आपका आंसर हो गया। तो बताइए, देखिए पढ़ेंगे ना ध्यान से, देखो मैं बहुत ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाता हूँ, पहला पॉइंट तो ये है मेरा। मेरी मेहनत तो होती है, भले आपको लग रहा हो कि यार थोड़ा क्लासेस मतलब कम है या और ज्यादा हो सकती है, तो देखो वो मजबूरी है मेरी, के लिए इतनी हो सकती है। 4 भी मैं कैसे ले रहा हूँ मुझे पता है। और दूसरी बात ये कि मैं मान सकता हूँ कि आपको लगे कि शायद फीस ज्यादा है, तो मैं तो बस यही कहूंगा कि मैं आपसे आपकी वर्थ ले रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो शायद जो डाउट्स आप मेरे साथ अभी डिस्कस कर पा रहे हैं ना, शायद क्लास में नहीं कर पाएंगे इतने अच्छे से, ये मैं आपसे मतलब बोल सकता हूँ ये बात। और ये पता नहीं है कब तक क्लासेस नहीं खुलनी है, कुछ नहीं पता। खैर मेरा मेन मोटिव यही है कि आपका सिलेक्शन हो।
हाँ जी, स्कूल तो खोल रहे हो। स्कूल तो खुल रहे, इवन आज आंध्र प्रदेश ने तो अपने यहाँ पे सब कुछ खोल दिया। आंध्र प्रदेश ने सब कुछ खोल दिया अपने यहाँ पे आज पूरी तरह से। क्या करें यार, कब तक ये चलेंगे? तो वो चीज हो चुकी है कि मतलब वैक्सीन तो भले नहीं है, लेकिन अब जो कोविड के केसेस आ रहे हैं वो माइल्ड है, मतलब घर पे रह कर भी आप इलाज अपना करें अगर, घरेलू चीजें और वही पैरासीटामोल और ऑक्सीजन लेते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ा बच्चों को और एजेड लोगों को दिक्कत होगी थोड़ी सी, है ना? इतना मैं तो सीरियस लोग है। कल ही निकली थी ना, तब देखा था मैं, बाजार तो बंद ही नहीं है। हाँ, अरे हमारे यहाँ पे कानपुर में सब कुछ खुला हुआ था। अभी इवन मैं आ रहा था कश्मीरी गेट से, तो कश्मीरी गेट में ऐसी भीड़ थी, मतलब कुछ है ही नहीं यार। आज फिर तो बोले बंद रखे हैं, उसके ऊपर लोग बैठ रखे हैं मेट्रो में। जैसे मान चलिए एक सीट है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मत बैठिए, यहाँ बैठिए, यहाँ पर तो बैठे हुए, यहाँ पर ही बैठे हुए हैं। अब ये सर हाल मेट्रो चल में रहा यही है। सिस्टम है। हाँ, क्या करें। तो इन्होंने कोविड को भी डरा दिया, देख लो। अरे इंडिया है ना, कुछ भी हो सकता है। ये और क्वेश्चन पूछिए। सर एक को है लास्ट। हम्म, सर सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 का निवेश किया। एक मिनट। सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपए का निवेश किया। हाँ जी। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज हाँ, 594.50 इस 5 वार्षिक दर पर मिलेगा। अच्छा, रेट पूछा है 594.50, है ना? जी। ठीक है, रेट आपसे पूछ ली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम्म, आप जानते हैं कि जो मेरा 5800 रुपए है, देखो मेरी धनराशि थी और उसने 2 वर्ष के लिए करे हैं। 2 वर्ष के लिए आप जानते हो कि भाई आपका ये बनता है ना? ये आपका बनता है एक तरह से। हालांकि मेरे पास आपके लिए तरीका दूसरा भी, मैं आपको वो भी बताऊंगा अभी, बट पहले आप इससे देख लीजिए। देखो एक वही है ना, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका दिमाग इतना तेज चलता है कि क्वेश्चन को देख के आपके सामने तरीके आने लगते हैं, तो इसको तो इससे भी कर सकते हैं, इसको उससे भी कर सकते हैं। आपको बस वहां तक पहुंचना है, काम अपने आप हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे ऑफ कोर्स। देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो सीआई है वो सीआई बताइए मुझे क्या होता है? आप जानते हैं सीआई ये प्लस ये और प्लस ये तो सीआई है, तो मिला के आप जानते हो। अगर ये ऐसी चीज है तो मुझे अब ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात तो मेरे पास ये है कि मैं ऑप्शंस को देख लूं, लेकिन अगर मैं ऑप्शंस को नहीं देखना चाहता तो ऐसे में मैं क्या करूं, मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश करूं। देखो मैं जानता हूं भाई, यहाँ पर जो वैल्यू होगी, देखो यहाँ वैल्यू अगर मैंने x ले ली तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या होगी, x होगी, बिकॉज दोनों आपके सेम होते हैं। अच्छा, ये वैल्यू कितनी बच गई पता है आप? देखो इसको ऐसा समझो कि मान के चलो मेरे पास 20 रुपए सीआई है, ऐसे समझो आप। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल था, मुझे नहीं पता क्या है, बट मैंने क्या करा, यहाँ पर x मान लिया, यहाँ पर x मान लिया। मुझे बताओ ये वाली वैल्यू क्या होगी, बता सकते हैं? हुँ? ये वैल्यू होगी 20 माइनस 2x। थोड़ा सा दिमाग खोलना पड़ेगा, जरूरी है। ये देखो अगर ये 20 माइनस 2x है तो आप ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर 20 माइनस 2x। अब आप देखो अगर इसको इसको और इसको जोड़ दो, 20 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? पूरा का पूरा सीआई बोलो, बन जाएगा ना? ये माइनस के 2x हैं और ये प्लस के, दोनों कैंसिल होके 20 बचेगा, और यही तो है 20 सीआई, है ना? यही क्या है, ये आपका सीआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर ये 20 बन गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर ले आता हूँ वापस। देखो मेरे पास ब्याज कितना था भाई, 594.50 मेरे पास ब्याज था। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 594.50 माइनस 2x लिख सकता हूँ? दिक्कत तो नहीं भाई किसी को? मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे लिखा मैंने। अभी भी आप देखिए, अभी भी आप इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 594.50 ही तो बन रहा होगा, है ना? तो एक तरह से वही है। आप देखो मैंने मान लिया है कि कोई R% ब्याज होगी, उसी से तो ये निकला होगा, R% ब्याज से, है ना? और उसी R% ब्याज से ये निकला होगा एक तरह से। तो मतलब मैं क्या करूं, अगर मैं x का R% निकाल लूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, 594.50 माइनस 2x वैल्यू मिलेगी। बोलो भाई इसका R% निकालने ही तो ये वैल्यू निकलती है, जल्दी है। तो आप इसको सॉल्व करो एक तरह से। अगर आप देखो यहाँ पे तो इक्वेशन बनेगी Rx अपॉन 100 इक्वल्स टू 594.50 माइनस का 2x। अब यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन तो देखो r और x में आपकी यहाँ से बनेगी, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, ये देखो इस 5800 का अगर आप क्या कर लें, अगर आप ले लें R% ले लें
R% अगर निकाल लें तो वो क्या होगा, वो x के बराबर होगा कि नहीं होगा, बट इसी से तो ये निकलेगा x, बोलो 58 होगा, R% निकालोगे वो x होगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए, आपको x की वैल्यू नहीं पता लग गई, 2 से 2 कैंसिल हो गए, देखो x की वैल्यू क्या है 58 R है कि नहीं है, करना ही। तो अगर आप इस 58 R को यहाँ पे भी रख दो और यहाँ पर भी रख दो, क्या पूरी इक्वेशन R में बन गई कि नहीं बन गई, निकाल लेंगे। तो था एक तरीका जो कि बहुत लेंदी है, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप इस तरीके का फॉलो करें, बट मैंने आपको ट्रेडिशनल तरीका बता दिया कि आप कैसे करेंगे। और आगे चलिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो भले एक बार। इस x की वैल्यू 58 R यहाँ रखिएगा और यहाँ भी रखिएगा, तो पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, R में बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, और उस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर लेंगे। क्वाड्रेटिक क्यों बन रही है, बिकॉज 2 सालों की आपने बात करी थी, अगर आप 3 सालों की बात कर रहे होते वहां पर R³ का टर्म आता, मतलब क्यूबिक इक्वेशन बनती, तो उसे हिट एंड ट्रायल प्रोसेस के थ्रू ही सॉल्व करना पड़ता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगी तो उसके आप बड़े आसानी से फैक्टर बना सकते हैं। क्या करूं मैं इसको, तो देखो अगला मेथड इसको करने का। ऑप्शंस बताइए मुझे एक बार क्या है। सर ऑप्शन है 5%, 4% और 6 और 8। ठीक है, आप ध्यान से समझो इसको, मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो आपको करना है। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, आपके एग्जाम में 3 साल के लिए तो इतनी बड़ी गंदे वाला क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है। देखो ये मुझे पता है कि 5800 रुपए हैं, और मुझे ये भी पता है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होती है, प्लीज बताओ, 594. ये तो है पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो आप जानते हो कि यार यहाँ जो वैल्यू आती है वही वैल्यू कहाँ लिखनी होती है हमें, यहाँ पर भी लिखनी होती है। हम क्यों ना इसको थोड़ा सा सोचें कि यार अगर मैं इसमें से 250 निकाल दूं, चलो 250 निकाल दूं, तो मेरे पास क्या बचेंगे और 94.50, मतलब अगर मैं 250 यहाँ लिखूं, अगर मैं 250 यहाँ पर लिखूं, मैं यहाँ पर 94.50 अगर लिखूं, एक तरह से क्या ये पूरा का पूरा 594 बन गया, बोलो सोच पाएंगे, इतना तो सोच पाएंगे। अब देखो, लेकिन अगर ये चीज सही है, अगर ये चीज सही है तो मुझे R का आंसर मिल जाना चाहिए, मतलब यहाँ पर 250 का ही तो R% से ये निकला होगा, बोलो है ना। अगर वो R की वैल्यू मेरे यहाँ कहीं पे मुझे मिल जाती तो वही मेरा आंसर होगा, और अगर नहीं मिलती तो मतलब ये कॉम्बिनेशन गलत बना है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आपको फाइनल भी बताऊंगा कि आपको करना कैसे, ऐसे डोंट वरी, बट मैं आपको तरीके सिखा रहा हूँ कि कैसे जज करेंगे चीजों को, है ना। अब आप देखो, अगर हम इस 250 का R% ले लें, ठीक है, R% का मतलब यहाँ पर अगर R ले लें तो 94.50 बनना चाहिए, बोलो। अब इसको कैंसिल करो आप, देखो 250 से इसको कैंसिल करोगे तो आई गेस ये 4 बार जाएगा, नहीं ये 50 से कैंसिल करो ना, 50 2 बार और यहाँ पे 5 बार, ठीक है भाई, ये हो गया। अब यहाँ जब आप R को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो इसके अंदर, देखिए 94.50 में 2 का मल्टीप्लाई अगर आप कराओगे तो वैल्यू क्या आएगी, 180, आई गेस 189 आएगी, बोलो। यस सर 189 हो गया, और अपॉन में क्या आएगा 5, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू डेसिमल में जाएगी कि नहीं जाएगी, मतलब मेरा आंसर गलत हो गया, मतलब जो मैंने कॉम्बिनेशन लिया 250 का वो गलत है, क्योंकि R की वैल्यू मेरी डेसिमल में आ रही है जबकि आंसर मेरे क्या है ऐसे हैं। तो ऐसी कंडीशन में मुझे, मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को, यस सर, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें ऑप्शन को ही उठा लेना चाहिए, ज्यादा बेहतर है। मैं आपको ऑप्शन से ही करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि हमने वो सारे के सारे घरेलू तरीके लगा के देख लिए भाई साहब, कहीं से जुगाड़ नहीं हो रहा, तो बेहतर अब हम क्या करें, सॉल्व कर लें। देखिए अगर आप 5% लेते हैं 5800 का 5%, तो मुझे बताइए 5800 का 5% कितना होता है, ये कैंसिल करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 290 रुपए होते हैं, बोलो ठीक है। मतलब 290 रुपए मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, वो आपको यहाँ भी लिखना है
आपको यहाँ भी लिखना है। और 290 का ही क्या लेना चाहिए मुझे 5%। लेकिन आप खुद सोचो, क्या 290 का 5% जो है डेसिमल में आएगा कभी? सोचो। यस सर। नहीं आएगा। नहीं आएगा। वैसे मैं आपको करके दिखा दूं। देखो 290 का 5% अगर आप लेंगे ना, तो इसको सॉल्व करें, मतलब डेसिमल इन द सेंस कि वो वैल्यू नहीं बनेगी जो हमें चाहिए, ये हो गई। और जब 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी बनेगी लगभग 14.50। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 14 पॉइंट याद हो गया, आ गया 14.50 तो चाहिए था हमें। अब देखो 14.50 आ गया, सबको जोड़ दो। ये 549.50 हो रहा है, मतलब 594। देखो 29 होता है 580। ठीक है, और ये जोड़ोगे जब आप, तो ये है 14.50। ये बन रहा है? हाँ ये बन रहा है, यही आंसर है। यही है सर। 5% ही सही है आपका पहला। अब देखो ये किस्मत है, पहला उठाया और पहले से ही बन गया। अब देखो वही चीज मैं आपको बता रहा था ना, कि मैंने पहले यहाँ पे 250 में ब्रेक करा। अगर हम थोड़ा और आगे जाते तो कैसे जाते? 260 में ब्रेक करते, और उससे भी नहीं बनता 270। टाइम टेकिंग है। बेहतर है कि मैं ऑप्शन को उठा लूं और अपने ऑप्शन से मैं रेट तक पहुंच जाऊं, तो बड़े आराम से कर लूंगा। ये आपको ध्यान रखना है। और कोई डाउट किसी को? नो। ठीक है, तो अब आपको लग रहा है कि सीआई कर लेंगे अब आप लोग, है ना? बस मैंने बहुत मेहनत करी है आप लोगों के साथ, कम से कम नहीं तो मैंने आपको 64 के आसपास क्वेश्चंस तो कराए हैं, है ना? टोटल जो है अभी तक, मतलब आपके डाउट्स वगैरह सब मिला के मेरे ख्याल 5 के आसपास तो आप लोगों ने डाउट्स पूछ ही लिए मेरे से अभी तक, जो मुझे याद आता है ना? तो इतने आप लोग करिए। और अब अगली जो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, अगली जो आपकी क्लास होगी वो हम लोग मैथ्स की। अच्छा, कल मैथ्स की क्लास रखें कि कल हिस्ट्री ही कंटिन्यू करेंगे? सर मैथ्स की कर लो, फिर नेक्स्ट हिस्ट्री कर लो। फिर ये दिक्कत ना हो कि आप लोग यहाँ पे हिस्ट्री की चीजें थोड़ी सी मिस कर दें, और फिर यहाँ पर मतलब मैं ये चाह रहा था कि 2 दिन की कंटिन्यूटी मिल जाती एटलीस्ट। कर लो सर। सुन नहीं पाया मैं। अरे हिस्ट्री कर लो। सर कर लो, हिस्ट्री कर लो, कोई हिस्ट्री कर दिक्कत लेना, क्योंकि ये 2 दिन की कंटिन्यूटी मिल जाएगी, तो जो हमने कांग्रेस की शुरुआत करानी है ना, वो हम शुरुआत करा देंगे कांग्रेस से। ठीक है, तो इसलिए कल हिस्ट्री और पढ़ लीजिए। उसके बाद वाली क्लास में फिर 2 दिन में हमारे पास बचेंगे 2 क्लासें। एक में सीआई आपका खत्म हो जाएगा, प्लस अगले में आपका एसआई खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फिर मेरी तरफ से इस वीक में आपके ये 2 टॉपिक कंप्लीट है, सीआई और एसआई। ठीक है, और मुझे जहां तक लगता है कि शायद सीआई एसआई के ऊपर कितनी क्लासेस चली गई हैं? पिछले वाले वीक में कितनी थी? 4 थी ना? सर 6 क्लास चली गई शायद। ये हो चुकी हैं? 5 क्लास 5 हो गई हैं, और अभी 2 और लगेंगे, मतलब 7 क्लासें में आपका खत्म हो रहा है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहेंगे बता दीजिए एक बार, दिमाग में रहता तो फिर ठीक रहता ना। क्या टॉपिक पढ़ेंगे अगला? टाइम एंड वर्क पढ़ाऊं? एक। टाइम एंड वर्क अगर पढ़ेंगे तो फिर ये भी साथ में होगा, पाइप्स एंड सिस्टम। सर प्रॉफिट लॉस करवा दो, रेशियो एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस करा दूं पहले? ठीक है, फिर अगर प्रॉफिट एंड लॉस करना चाहते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, साथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, और परसेंटेज होगा। ये हाँ तीनों सर, इसके रेशियो साथ हैं। प्रोपोर्शन यही करवा दो सर पहले। ठीक है, तो फिर इनको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत यहाँ से होगी, परसेंटेज से पहले। परसेंटेज पढ़ेंगे, परसेंटेज के बाद फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझ पाएंगे, उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस करने तक पहुंच पाएंगे। ये सीरीज होती है ना पूरी, फिर उस हिसाब से चलना होता है। ठीक है, फिर थैंक यू। अगली वाली क्लास में मिलते हैं, मतलब कल हिस्ट्री के साथ। थैंक यू सर। ओके। कोई डाउट तो नहीं किसी का? पूछ लीजिए अगर है तो, 5 मिनट है अभी आपके पास। या कोई आप देख के आपको लग रहा हो कि यार शायद क्वेश्चन कठिन लग रहा है तो? सर हो गए। हो गया, ठीक है, चलिए थैंक यू।